Morning everyone. कल के लेक्चर में we have done with the unit 2 and today we supposed to start with the unit 3. So that's what we'll be starting now. Anyone, any doubt with respect to unit 2 you can ask. Not now, later also if you have any doubts you can ask. So now we'll be starting with unit 3. Okay. So unit 3 basically talks about design वाला part. एज यू कैन सी आर्किटेक्चरल डिज़ाइन मेन ऑब्जेक्टिव तो यहाँ पे दिए हुए हैं। तो डिज़ाइन हम लोग क्यों फॉलो करेंगे, क्या करेंगे, कल के लेक्चर में हम लोगों ने डिज़ाइनिंग के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया था दैट वी रिक्वायर डिफरेंट डिज़ाइंस और वो डिज़ाइंस के बिना हम लोगों का काम नहीं हो सकता। लाइक अगर डेटाबेस डिज़ाइन है तो उससे हम लोगों को कौन से क्लासेस रहेंगे, इनहेरिटेंस में क्या क्या आएगा वो पता चलेगा। एंड अगर इनहेरिटेंस वाला अगर डिज़ाइन रहेगा हम लोग के पास तो उसके बेस के ऊपर हम लोग डेटाबेस टेबल्स बना सकते हैं। बाद में वो डेटाबेस टेबल्स को आप नॉर्मलाइज करेंगे, ये वो बात की बात है, बट एटलीस्ट बेसिक एक आइडिया तो मिल सकता है हम लोगों को। सो दैट मीन्स वो डिज़ाइंस को फॉलो करके ही तो हम लोग अपने डेटाबेस बनाएंगे या कोडिंग करेंगे। तो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस के बेस के ऊपर एज यू कैन सी कि हम लोगों के मल्टीपल डिज़ाइंस बनेंगे based on the requirement specification. जैसे one we have is architectural design. Okay. Then next we have, अब architectural design में आपका क्या आएगा, system architecture, complete सारी चीज़ें आएंगे। देन उसके आगे एक एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन रहेगा कि ओके जो काम के फंक्शंस है वो तो सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशंस इससे हम लोगों को मिल जाएगा। ये होने के बाद में, ये टेक्निकल चीज़ें होने के बाद में इंटरफेस यूज़र को कैसा दिखेगा वो तो इंटरफेस स्पेसिफिकेशन में हम लोग बताएंगे कि लाइक यूज़र पहले से कोई XYZ सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है और उसका जो लेगेसी है वो हम लोग यहाँ पे फॉलो करेंगे। बराबर है। अब लेगेसी वेबसाइट्स पे फॉलो होता है। अगर मोबाइल ऐप की बात करूँगा मैं तो यहाँ पे लेगेसी फॉलो नहीं होगा। यहाँ पे फिर डिफ़ॉल्ट मोबाइल के जो पैटर्न्स है ये आप फॉलो करेंगे। ठीक है। आफ्टर दिस नेक्स्ट वी हैव इज कंपोनेंट डिज़ाइन। इंटरफेस एक बार बन गया हम लोगों का, उसके बाद उसके अंदर जो कंपोनेंट्स जो पार्ट आएंगे उसका डिज़ाइन रहेगा और कंपोनेंट स्पेसिफिकेशंस प्रोवाइड करेंगे। सेम वे डेटा स्ट्रक्चर का भी हम लोगों ने पूरा अलग से सब्जेक्ट ही पढ़ा है, तो वी ऑल नो डेटा स्ट्रक्चर क्या होगा। और ये डेटा स्ट्रक्चर जो आप प्रोवाइड करेंगे, जो लॉजिक प्रोवाइड करेंगे उसके बेस के ऊपर एल्गोरिदम डिफाइन होगा। जो एल्गोरिदम बेसिकली आपका काम करेगा, जैसे रिजल्ट के लिए वी हैव अ एल्गोरिदम, हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द रिजल्ट, ग्रेड कैलकुलेशन कैसे होगा और कौन से स्टूडेंट्स को हम लोग अलाव करेंगे, किसको हम लोग अलाव नहीं करेंगे, वो सब पॉइंट्स आएंगे। सो ये आपके बेसिक कुछ डिज़ाइंस के पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। नाउ नेक्स्ट इज यू कैन सी विल बी डिस्कसिंग वन बाय वन मैनी थिंग्स इन डिटेल। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर पूछा है। तो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में क्या बोला है, डिज़ाइन प्रोसेस फॉर आइडेंटिफाइंग द सब सिस्टम्स, मेकिंग अप अ सिस्टम, मतलब छोटे छोटे सब सिस्टम, छोटे छोटे मॉड्यूल्स, सब मॉड्यूल्स जब कंबाइन होंगे तब जाके एक पूरा सिस्टम या सॉफ्टवेयर बनेगा। वो जो पार्ट है वो हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं। तो अभी हम लोग को क्या बोला है कि हम लोग कितने सब सिस्टम्स बनाएंगे, यहाँ पे कितने पार्ट में सॉफ्टवेयर को डिवाइड करेंगे एंड कौन सा फ्रेमवर्क यूज होगा। कल के लेक्चर में हम लोगों ने समझा था फ्रेमवर्क का इंपॉर्टेंस क्या रहता है। तो बहुत सारे जो क्वालिटी फैक्टर्स है जो हम लोग खुद से अचीव नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फ्रेमवर्क्स फॉलो करेंगे जिसके अंदर वो स्टैंडर्ड्स, वो प्रोसीजर्स, वो सारे बाय डिफ़ॉल्ट कहीं ना कहीं अचीव हो जाता है। एंड आउटपुट ऑफ दिस डिज़ाइन प्रोसेस इज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। तो हम लोगों ने जो सब सिस्टम्स, छोटे छोटे पार्ट एक सॉफ्टवेयर या सिस्टम के आइडेंटिफाई किए, उसके लिए, उसको डेवलप करने के लिए, उसको डिज़ाइन करने के लिए जो फ्रेमवर्क हम लोगों ने डिफ़ाइन किया। बराबर। ये पॉइंट्स जब भी आप प्रॉपरली अगर वेरीफाई कर लेंगे तो फाइनली आपको क्या मिलेगा,
एक डिज़ाइन डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा कि ओके आपके कितने डिज़ाइंस आने चाहिए और उसमें क्या क्या पॉइंट्स हाईलाइट करना है. सो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन अर्ली स्टेज का डिज़ाइन है ऑफ कोर्स, बिकॉज इसके आगे फिर हम लोग डिटेल्ड मॉड्यूल डिज़ाइन बनाते हैं या डिटेल डिज़ाइन बनाते हैं. तो मेनली जो पैटर्न है आपका वो कैसे फॉलो होता है, वी हैव अ सिस्टम डिज़ाइन, उसके बाद में आएगा आपका आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, एंड उसके बाद में आपका आएगा डिटेल डिज़ाइन या मॉड्यूल डिज़ाइन. ओके, अब ये सब के लिए हम लोग याद क्या रखेंगे, सो वी सपोज टू मेमोराइज वी मॉडल. आई जस्ट शो यू वी मॉडल. So as you can see here we have a V module. This is the V module. ध्यान से देखना एवरीवन. So ये V module या V model, सॉरी V model है, V model या VV model बोलते हैं, V model और we call it VV model. Verification एंड वैलिडेशन मॉडल. ये वाला जो पार्ट है ये आपका वेरिफिकेशन होगा और ये वाला जो पार्ट है पूरा ये आपका वैलिडेशन होगा. इसको मैं बोलूंगा दिस इज माय SDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल. और ये जो है ये STLC है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल. ध्यान से सुनो जो मैं बोल रहा हूँ, ये आपको ऐड करना है, ये अपने नोट्स में नहीं है. सो वी सपोज टू ऐड दिस एंड वी सपोज टू रीड इट फ्रॉम दिस लिंक इटसेल्फ. तो सबसे पहले हम लोगों का SDLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में हम लोगों ने क्या देखा, रिक्वायरमेंट मिला, रिक्वायरमेंट के बेस के ऊपर आपका सिस्टम डिज़ाइन मिला. बराबर है, सिस्टम डिज़ाइन मतलब ओवरऑल आर्किटेक्चर, ओवरऑल ब्लूप्रिंट ऑफ योर सिस्टम. देन उसको हम लोग आर्किटेक्चर डिज़ाइन पे लेके जाएंगे, जो टॉपिक अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे. तो आर्किटेक्चर डिज़ाइन के अंदर आपका मेनली जितने सब मॉड्यूल्स क्या रहेंगे, सब सिस्टम्स क्या रहेंगे, उसका ये डिटेल आर्किटेक्चर आएगा. और उसके बाद में आता है मॉड्यूल डिज़ाइन, जहाँ पे हर एक मॉड्यूल में क्या डिटेलिंग है. तो आई कैन से this is the detailed design. Okay, उसके बाद में कोडिंग आएगा. वंस वी आर डन विथ कोडिंग, ये साइड पे अगर आप देखेंगे वी हैव यूनिट टेस्ट. सो आपने अगर मॉड्यूल डिज़ाइन, डिटेल डिज़ाइन अगर प्रॉपर बनाया रहेगा तो मॉड्यूल यूनिट टेस्टिंग जो है वो करेक्ट टेस्ट होगा. ठीक है, यूनिट टेस्ट सक्सेस होने पे हम लोग क्या करेंगे, यूनिट टेस्ट सक्सेस होने का मतलब क्या है, विल वेरीफाई यूनिट टेस्टिंग विद रिस्पेक्ट टू मॉड्यूल डिज़ाइन जो आपने प्रोवाइड किए थे बिफोर टू कोडिंग. सेम वे आर्किटेक्चर डिज़ाइन जो आपने प्रोवाइड किए थे, जहाँ पे कितने मॉड्यूल्स एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट होंगे वो आपने बताया था. तो बेस्ड ऑन दिस विल बी फोकसिंग ऑन इंटीग्रेशन टेस्टिंग, जहाँ पे कौन सा यूनिट, कौन सा मॉड्यूल किसके साथ कैसे कनेक्ट या इंटीग्रेट होगा वो बताएंगे हम लोग. देन ओवरऑल सारे मॉड्यूल्स एक साथ लाके जब अगर हम लोग टेस्ट करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम टेस्ट. तो वो तो यहाँ पे सिस्टम डिज़ाइन के बेस के ऊपर सिस्टम टेस्ट होगा. एंड व्हेन वी हैव स्टार्टेड विद द प्रोजेक्ट, तो वो टाइम पे आपने जो आपने मेनली रिक्वायरमेंट प्रोवाइड किया था यूज़र साइड से, और जो हम लोगों ने फाइनल एनालाइज किया था रिक्वायरमेंट, उसके हिसाब से फाइनल बना हुआ सॉफ्टवेयर प्रॉपर है कि नहीं. तो एक्सेप्टेंस टेस्ट कौन से बेस पे वेरीफाई होगा, बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट एनालिसिस. सो दिस इज द प्रोसीजर विच गोज ऑन. अब इसके अंदर जो पार्ट दिए हुए हैं ना, ये बहुत बार हम लोगों ने डिस्कस किया है, तो वो अभी मैं वापस नहीं बता रहा हूँ. दिस आर द बेसिक पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं, एंड आई होप ये आपको क्लियर है अभी. नाउ बिफोर वी मूव एनी फर्दर, रिमेंबर ये वाला जो वी मॉडल वाला लिंक है, हम लोगों का जो नोट्स है जिसमें SDLC टाइप्स हम लोगों ने पढ़े थे, उसमें ये वी मॉडल वॉज मिसिंग. यहाँ से मैंने अभी आपको पढ़ाया है
यू सपोज टू रीड इट फ्रॉम हियर। यहाँ पे ये आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वी मॉडल दिया हुआ है, दिस लिंक, दिस इज द डायग्राम, वैलिडेशन वेरिफिकेशन जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया, डिज़ाइन फेजेस कौन से रहेंगे, टेस्टिंग फेजेस कौन से रहेंगे, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे ये लिंक पे ये वी मॉडल के बारे में दिया हुआ है, दिस यू सपोज टू रीड इट फ्रॉम दिस लिंक जो मैं अभी यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। सो इफ you are absent in today's lecture, that's not my responsibility. You all supposed to read it this topic from here, ठीक है। am I clear? अगर आपका फ्रेंड या कोई भी अगर एब्सेंट है, आप नहीं आए हो, यू सपोज टू टेक द सेम अपडेट फ्रॉम दिस लेक्चर्स रिकॉर्डिंग। वी मॉडल वी सपोज टू रीड इट फ्रॉम हियर। एग्जाम में वी मॉडल पे क्वेश्चन आएंगे, तो आपको पता होना चाहिए वी मॉडल क्या है, जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया। ओके, नाउ विल गो बैक टू आवर टॉपिक। सो यहाँ पे अभी आपको क्या बोल रहा है, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन। तो जैसा अभी वी मॉडल में हम लोगों ने पढ़ा, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन जो है, इसके लिए इसको वेरीफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन टेस्टिंग होगा, बराबर है। तो यहाँ पे क्या बोला, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन जो है ये अर्ली स्टेजेस पे होगा ऑफ द सिस्टम डिज़ाइन। यहाँ पे देखो, सिस्टम डिज़ाइन जो होगा उसके बाद में आपका क्या होता है, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, रिप्रेजेंट्स द लिंक बिटवीन स्पेसिफिकेशन एंड डिज़ाइन प्रोसेस। रिक्वायरमेंट क्या है, उसके बेस के ऊपर एक ओवरऑल आपका सिस्टम डिज़ाइन बन गया। उसके बाद में उसमें कितने मॉड्यूल्स आएंगे, सब मॉड्यूल्स आएंगे, उसका एक ओवरऑल हम लोगों ने कनेक्टिविटी का एक डिज़ाइन बनाया, दैट इज आर्किटेक्चर डिज़ाइन। यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, दिस रिप्रेजेंट्स द लिंक बिटवीन द स्पेसिफिकेशन एंड आगे का जो मॉड्यूल डिज़ाइन जाएगा। तो जैसे जैसे आपके स्पेसिफिकेशंस एक्टिविटी मतलब रिक्वायरमेंट में चेंजेस होते जाएंगे, तो रिक्वायरमेंट में चेंज होने का मतलब या अपडेट होने का मतलब क्या है, आपके मॉड्यूल्स में चेंजेस होते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो सेम चीज़ें हम लोग पहले आर्किटेक्चर डिज़ाइन में मेंशन करेंगे, और बाद में हम लोग आर्किटेक्चर डिज़ाइन से आगे हम लोग उसको मेंशन करेंगे इन मॉड्यूल डिज़ाइन। एडवांटेज क्या है, स्टेक होल्डर का कम्युनिकेशन जो है वो क्लियर होगा। आर्किटेक्चर में भी यूज्ड एज अ फोकस ऑफ डिस्कशन बाय स्टेक होल्डर्स, जहाँ पे हम लोगों ने एकदम डिटेलिंग भी नहीं बता रहे और एकदम ऊपर से सिस्टम नहीं दिख रहा है, हम लोगों का एटलीस्ट वहाँ पे पता है कि ओके यहाँ पे आर्किटेक्चर डिज़ाइन के ऊपर मुझे पता है कि ओके एक स्टूडेंट मॉड्यूल रहेगा जो प्रोफेसर के साथ कनेक्ट होगा। इंटीग्रेशन समझते हैं, जहाँ पे एक मॉड्यूल और एक पार्ट ऑफ योर सॉफ्टवेयर विल बी इंटीग्रेटिंग विद द अदर पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर। तो इंटीग्रेशन टेस्ट का मतलब क्या हो गया, आपको यहाँ पे क्या पता है, आपका आर्किटेक्चरल डिज़ाइन के सामने क्या आ रहा है, इंटीग्रेशन टेस्ट आ रहा है। मतलब at architectural level we have a clear picture or a clear idea about which systems are going to connect with which modules are going to connect or interact or communicate with which other module in what manner. That is what we have defined here. So as you can see, we have advantages of this architecture. Advantage of explicit architecture, it talks about a stakeholder communication, like architecture may be used as a focus of discussion by system stakeholders. वो आर द स्टेक होल्डर्स और अ सिस्टम स्टेक होल्डर्स, जो सिस्टम पे या जो डेवलपमेंट डिज़ाइनिंग पे काम कर रहे हैं, दोज आर द, आई मीन इन शॉर्ट स्टेक होल्डर्स का मतलब होता है एवरी पीपल हु आर इन्वॉल्व इन आवर प्रोजेक्ट, उसको हम लोग स्टेक होल्डर्स बोलते हैं। देन नेक्स्ट वी हैव अ सिस्टम एनालिसिस। सिस्टम एनालिसिस का मतलब क्या हो गया, वेदर सिस्टम कैन मीट नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट और नॉट। मतलब ये आर्किटेक्चरल डिज़ाइन में सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स हम लोगों ने कवर कर लिए, कितने मॉड्यूल्स बनेंगे वो हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। लेकिन अब ये सब कवर करने के बाद में और एक पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये है कि आपका जो सिस्टम या सॉफ्टवेयर अब इसके बेस पे बनेगा, वो सिस्टम या वो सॉफ्टवेयर के साथ में आपका करंट नेटवर्किंग कैपेबिलिटी, मतलब आपके पास जो सिस्टम नेटवर्क है अभी, वो इस पे वर्क कर पाएगा क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। That is what our non-functional requirements are.
मेरे पास जो कंप्यूटर नेटवर्क है, जिसमें जैसे आप देखो हम लोग के कॉलेज में कंप्यूटर लैब है, तो वी हैव अ कंप्यूटर लैब। अब वो कंप्यूटर लैब में मेनली जो कंप्यूटर्स रहेंगे उनका एक कोई ना कोई कॉन्फ़िगरेशन है। अब ये जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बेसिक कोई तो कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। एक सॉफ्टवेयर के लिए वो सारे जो 50 60 70 कंप्यूटर्स है उसको अगर मुझे अपग्रेड करना पड़ा, that cost me more than software, or that cost me equal to a software. Like I have invested 20 lakhs for a software. अब मेरे पास 60 70 कंप्यूटर्स है, ठीक है। लेट्स सपोज आई हैव 60 कंप्यूटर्स। अब ये सारे कंप्यूटर्स पे अगर मुझे मिनिमम 5000 भी अगर इन्वेस्ट करना पड़ रहा है और 10,000 इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, तो मेरा 6 लैक्स तो इसका हो गया। और अगर इससे ज़्यादा अगर इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, सो मतलब मेरा जो प्रोजेक्ट है उसका मेरा बजट 20 लाख है, और उसके साथ में बाकी का जो मेरा 10 लैक्स अप्रॉक्स और जा रहा है, तो मतलब टोटल मेरा बजट कितना हो गया, 30 लाख का हो गया, है ना। अगर मैं ये 10 लाख और ज़्यादा इन्वेस्ट अगर नहीं करूँगा, तो जो भी सॉफ्टवेयर आपको मिला हुआ है, जो सॉफ्टवेयर आपको मिला है वो सॉफ्टवेयर के अंदर जो भी एडवांटेजेस है, मतलब इसके जो भी बेस्ट फंक्शनलिटीज़ है, वो आप यूज़ ही नहीं कर पाएंगे। क्यों? बिकॉज नॉन फंक्शनल एस्पेक्ट्स जो है वो मिल नहीं रहे, जिसकी वजह से आपका सॉफ्टवेयर का 100% थ्रूपुट आपको मिल नहीं पा रहा है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव विंडोज़ 10। अब ये विंडोज़ 10 जो है, दिस इज़ द लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें आपको बैकअप पे वन ड्राइव पे बैकअप मिलता है, दैट इज़ क्लाउड सपोर्ट मिलता है, सीरी मिलता है। अब अगर मैं इसको कोई पुराने कंप्यूटर पे अगर इंस्टॉल करता हूँ जिस पे मेरा ऑपरेटिंग जो प्रोसेसर है वो पुराना है, देन उसके ऊपर ज़्यादा एडवांस फंक्शनलिटी नहीं है, तो क्या हो गया कि ये चलो मर मर के ये चल तो जाएगा, लेकिन इसके जो भी एडवांस फंक्शनलिटीज़ है, लाइक इस पे टच स्क्रीन फैसिलिटी है। अब मेरे पास टच स्क्रीन कंप्यूटर ही नहीं है, तो ये टच स्क्रीन फैसिलिटी जो है वो मैं यूटिलाइज ही नहीं कर पाऊंगा। अब ऑपरेटिंग सिस्टम की बात अलग है कि आपको पूरा खर्चा नहीं हुआ है इसका, आपने पूरा पे नहीं किया है इसका, आपने सिर्फ लाइसेंस के लिए पे किया, तो आप इसमें से जो फंक्शन चाहिए उतना यूज़ करते हैं, कोई नहीं भी यूज़ कर रहे तो आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। बट इमेजिन कि आपने पूरा 20-30 लैक्स आपने पे किया है ये सॉफ्टवेयर के लिए, और उसमें से कुछ पेमेंट जो है ये टच स्क्रीन के लिए भी है, और उसके बाद में आपके पास टच स्क्रीन सिस्टम्स नहीं है, या आपने बैकअप जो प्रोवाइड किया है वो बैकअप आपने क्लाउड पे प्रोवाइड किया है, और वो बैकअप जो सिस्टम से होने चाहिए वो सिस्टम्स के लिए आपको अपने कंप्यूटर्स अपग्रेड करने पड़ेंगे, तब जाके वो ये सॉफ्टवेयर के साथ स्मूथली काम कर पाएंगे। तो नॉन फंक्शनल एस्पेक्ट्स प्लेज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल, कि यहाँ पे आप कोई एडवांस सॉफ्टवेयर तो बना दोगे, लेकिन आपका सिस्टम, आपके कंप्यूटर्स जो है वो उसको रन करने के कैपेबिलिटी उनमें होना चाहिए, अदरवाइज वो सॉफ्टवेयर के जो बेस्ट फंक्शनलिटीज़ है, पावर है, वो आप यूज़ ही नहीं कर पाएंगे। एंड नेक्स्ट थिंग इज लार्ज स्केल रीयूज। ये रीयूजेबल जो है ये तो हम लोगों ने प्रोग्रामिंग में भी पढ़ा है कि मोस्ट ऑफ चीज़ें जो होंगी पॉसिबल वो हम लोग रीयूज करेंगे, तो यहाँ पे भी वही सेम होगा। देन आर्किटेक्चरल एंड सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक्स। सो अभी आपको क्या क्या चीज़ों पे फोकस करना है, बहुत सिंपल है। आर्किटेक्चरल एंड सिस्टम डिज़ाइन जब अगर हम लोग बनाएंगे या सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे, तो मेनली हम लोग बात करेंगे परफॉर्मेंस के बारे में। तो परफॉर्मेंस मतलब आप सारे फंक्शंस आपके फास्ट चलने चाहिए, या ऐसा नहीं है, आपके क्रिटिकल ऑपरेशंस जो है, बराबर है। अब यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, मिनिमम कम्युनिकेशन में मैक्सिमम काम होना चाहिए, और क्रिटिकल ऑपरेशंस आपके काफ़ी स्मूथ चलने चाहिए, उसमें प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। देन नेक्स्ट इज सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में क्रिटिकल एस्पेक्ट्स के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, विल बी प्रोवाइडिंग अ सिक्योरिटी, नॉन ऑथराइज यूजर्स को हम लोग परमिशन नहीं देंगे, वो हो गया। सेफ्टी क्या है, सेफ्टी क्रिटिकल फीचर्स जो रहेंगे उसके ऊपर, अगर अब मैं यूज़ कर रहा हूँ और ट्रांजेक्शन अगर मेरा फेल हो रहा है, जैसे व्हाट इज़ द सेफ्टी ऑन गूगल पे जो मैं अगर यूज़ करता हूँ, तो सो अगर मैं बिल पे कर रहा हूँ, इफ़ आई ट्राई टू पे इलेक्ट्रिसिटी बिल, और अगर मेरा ट्रांजैक्शन फेल हो गया, देन ऑटोमेटिकली आपको गूगल पे के साइड से एक मैसेज आता है, ट्रांजैक्शन फेल्ड, अमाउंट विल बी क्रेडिटेड बैक टू इन योर अकाउंट विद इन 7 वर्किंग डेज, है ना।
तो ये क्या हो गया, दिस इज द सेफ्टी, मैं ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, मैं पैसा भेज रहा हूँ, उसका सेफ्टी है ये। अवेलेबिलिटी 24/7 अवेलेबल, ये चीज़ को हम लोग अवेलेबिलिटी नहीं बोलते, बट व्हेन आई रिक्वायर्ड दैट टाइम इट शुड बी अवेलेबल, एंड उसके साथ उसमें फॉल्ट टॉलरेंस भी होना चाहिए। मतलब आप देखो कि अगर मैं गूगल मीट अगर यूज़ कर रहे हैं हम लोग, तो आपको 24/7 365 गूगल मीट की ज़रूरत नहीं है, वी ओनली रिक्वायर्ड ड्यूरिंग आवर लेक्चर प्लस एग्ज़ाम, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब एग्ज़ाम के टाइम पे अगर गूगल मीट हैंग होता है और पूरा साल अगर ढंग से चल रहा है तो मतलब ही नहीं है। नेक्स्ट थिंग, आपने एग्ज़ाम पेपर यू हैव सबमिटेड, ठीक है, लेकिन ये सबमिशन, ये जो रिस्पॉन्स आपने दिया वो अगर आगे किसी और को नहीं मिला, यू हैव सबमिटेड बट हम लोगों को वो रिस्पॉन्स नहीं मिला, देन दैट विल अगेन क्रिएट अ प्रॉब्लम। तो फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब क्या है, इन बिटवीन वाइल गिविंग अ एग्जाम, आप में से किसी का अगर इंटरनेट अगर जाता है, देन वापस जब वो लॉगिन करेगा तो वो सेम पेज पे आना चाहिए, वो सेम लिंक पे आना चाहिए, दैट्स अ फॉल्ट टॉलरेंस। आप सबमिट कर रहे हो, वो टाइम पे अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन जाता है तो आपको नोटिफाई होना चाहिए कि आपका रिस्पॉन्स सबमिट हुआ है नहीं हुआ है। अगर एक बार अगर आपको नोटिफाई होता है कि रिस्पॉन्स हैज़ बिन सबमिटेड, तो वो गारंटी सेकेंड एंड पे जाना चाहिए। मेंटेनेबिलिटी, जो कंपोनेंट आपके प्रॉपर नहीं है उसको रिप्लेस करेंगे और कंटिन्यूस वही हम लोग बेटर बनाने की ट्राई करेंगे। मेंटेनेबिलिटी, मेंटेनेंस, 4 टाइप के मेंटेनेंस रहेंगे, करेक्टिव मेंटेनेंस, परफेक्टिव मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, अडेप्टिव मेंटेनेंस। करेक्ट करो एरर्स को, परफेक्ट मतलब चीज़ों को और बेटर बनाने का ट्राई करो, तो यहाँ पे परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली आ जाएगा, इम्प्रूविंग दी परफॉर्मेंस। देन प्रिवेंटिव, प्रिवेंटिव में हम लोग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात करते हैं, जो ऊपर हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। एंड अडेप्टेबिलिटी मतलब न्यू टेक्नोलॉजी अडेप्ट करना। सो दिस आर द पॉइंट्स, इसको हम लोग मेंटेनेबिलिटी बोलते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में SDLC का डायग्राम बताया था, तब वो टाइम पे पढ़ा था हम लोगों ने। सो ये हो गया। उसके आगे आर्किटेक्चरल डिज़ाइन कन्फ्लिक्ट्स। अब यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, यूजिंग अ लार्ज ग्रेन कंपोनेंट इम्प्रूव परफॉर्मेंस बट रिड्यूस द मेंटेनेबिलिटी। मतलब आपका परफॉर्मेंस कंपोनेंट्स, जब आप यहाँ पे क्या बोल रहे हो, अगर हम लोग कंपोनेंट्स बड़ा बना रहे हैं या उसके अंदर बहुत ज़्यादा फंक्शनैलिटीज़ ऐड कर रहे हैं, तो आपका परफॉर्मेंस तो इम्प्रूव हो जाएगा। रिमेंबर, $1 इन्वेस्टेड ऑन डेवलपमेंट equal to $2 we supposed to invest on maintenance। इसका मतलब क्या है, अपने परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए, सिस्टम को और बेटर बनाने के लिए जो भी फंक्शनैलिटीज आपने ऐड कर दिया, आपके जो कंपोनेंट्स, आपका जो सॉफ्टवेयर है वो तो बड़ा बन गया, बट उससे क्या होगा, मेंटेनेंस का आपका खर्चा बढ़ जाएगा, या फिर 1 या 2% से वो सिस्टम को मेंटेन करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मेंटेनेंस के लिए अलग से इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। एज आई हैव डिस्कस्ड हियर, $1 invested on development equal to $2 we supposed to invest on maintenance of this। तो if you are not ready to invest this one, तो मेंटेनेबिलिटी रिड्यूस हो जाएगा, एंड मेंटेनेबिलिटी अगर रिड्यूस हुआ तो फ्यूचर में जो बग्स या डिफेक्ट्स आएंगे उसको आप टैकल नहीं कर पाएंगे ऑफ कोर्स। देन इंट्रोड्यूसिंग रिडंडेंट डेटा इम्प्रूवमेंट अवेलेबिलिटी बट मेक सिक्योरिटी मोर डिफिकल्ट। रिडंडेंट का मतलब क्या होता है, डुप्लीकेट होता है। अब मैंने अगर कोई डेटा का डुप्लीकेट कॉपी अगर मेंटेन करके रखा है, तो उससे क्या होगा, डेटा तो मुझे अवेलेबल हो जाएगा, बट उससे एक बड़ा इशू जो होगा वो ये होगा कि मेरा डेटा जो है उसके मल्टीपल कॉपीज बनेंगे, तो सिस्टम में कहीं ना कहीं इंटीग्रिटी इशू आ जाएगा, मतलब करेक्टनेस नहीं रहेगा। गेटिंग, आप सोचो कि अगर हम लोगों के पास कहीं ना कहीं कोई ऐसे हम लोगों के पास कहीं ना कहीं कोई ऐसे सिस्टम्स या सॉफ्टवेयर्स है
डेटाबेस में आपने पढ़ा रहेगा ना रिडंडेंसी वाला इशू, तो वो सेम यहाँ पे है कि अगर हम लोग डेटा का लोकल कॉपी अगर बना के रख रहे हैं, वी आर कीपिंग द लोकल कॉपी at multiple locations, then that will improve the availability of those data, but at same point of time duplication makes it more difficult to maintain the integrity of our data. तो बेसिकली हम लोग एसिड प्रॉपर्टी जो पढ़ते हैं डेटाबेस में, उसका इंटीग्रिटी वाला पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ऑटोमोसिटी, कंसिस्टेंसी, इंटीग्रिटी एंड ड्यूरेबिलिटी। सो यहाँ पे अभी हम लोग यही बात कर रहे हैं कि अगर आपने डेटा का रिडंडेंट किया, रिडंडेंट मतलब डेटा को डुप्लीकेट बनाया आपने, तो सपोज वी हैव अ सेंट्रलाइज सर्वर, फ्रॉम दिस सेंट्रलाइज सर्वर आई एम प्रोवाइडिंग द कॉपी ऑफ अ डेटा एट लोकल लेवल। तो ये क्या हो गया, इफ वी हैव दिस अंधेरी ब्रांच, देन नेक्स्ट वी हैव बैंड्रा, एक दादर है। तो अभी क्या है, सेंट्रलाइज सर्वर में से अंधेरी ब्रांच का डेटा हम लोग उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, बैंड्रा का उनको एंड दादर का उनको। तो वॉट एवर चेंजेस हैपन्स ऑन दिस लोकल कॉपी शुड ऑल्सो बी रिफ्लेक्टेड ऑन द सेंट्रल सिस्टम, है ना। अगर मैं बैंक की बात करता हूँ कि हम लोगों का अंधेरी ब्रांच का जो बैंक है, उनके लोकल कस्टमर का जो डेटा है वो हम लोगों ने यहाँ पे उनको प्रोवाइड कर दिया, सो दैट बार बार उनको सेंट्रल सर्वर के पास ना आना पड़े। सेम गोज ऑन विद बैंड्रा, सेम विद दादर। तो अब क्या हुआ, वी हैव क्रिएटेड अ लोकल कॉपी ऑफ द सेम डेटा, रिडंडेंट डेटा। तो इससे क्या हुआ, आपका लोकली अंधेरी ब्रांच को जब कभी डेटा की ज़रूरत है तो वो बहुत स्मूथली वहाँ पे उनके लोकल डेटा अवेलेबल रहेंगे। बट अब इसको सिक्योर करना ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया, और इंटीग्रिटी मेंटेन करना, मतलब करेक्टनेस मेंटेन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, क्योंकि जो भी यहाँ पे अपडेट होगा, जो चेंजेस यहाँ पे होंगे वो सेम रिफ्लेक्ट कहाँ पे होने चाहिए, सेंट्रलाइज पे भी। तो अगर लोकल डेटा में आपने चेंज कर दिया, सेंट्रलाइज डेटाबेस पे वो रिफ्लेक्शन अगर अप्लाई नहीं हुआ, तो जो ट्रांजैक्शन मैंने परफॉर्म किए थे उसका डिटेलिंग ये आपके सेंट्रल डेटाबेस पे नहीं रहेगा। लोकलाइज सेफ्टी रिलेटेड फीचर यूजुअली मीन्स मोर कम्युनिकेशन, सो डिग्रेडेड परफॉर्मेंस, बराबर है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस डाउन जाता है जब आप डेटा का, अब देखो कि मेरे पास 100 TB डेटा है, बराबर है, और उसमें से लोकली मैं वापस जो डेटा है वो, अब ये अंधेरी ब्रांच है तो उसका सपोज 2 TB डेटा इसका है, 2 TB डेटा बैंड्रा का है, 2 TB डेटा हम लोगों का दादर का है। तो अगर इतना वापस मैं डुप्लीकेट बना रहा हूँ, मतलब मेरा 100 TB से 106 और ऐसे अगर 50 ब्रांच है, तो मेरा जो डेटा का साइज़ है वो ऑलमोस्ट डबल हो गया। तो परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं आपका कॉम्प्रोमाइज़ या डिग्रेड हो ही जाएगा। तो आपको कोई अल्टरनेटिव वे फाइंड करना रहता है, और अल्टरनेटिव वे का मतलब है गो टू क्लाउड। सर डेटा रिडंडेंसी इज रिपीटेशन। रिपीटेशन नहीं, डुप्लीकेशन होता है। रिपीटेशन मतलब वो सेम डेटा रिपीट होता है, टेबल में कहीं पे वो सेम डेटा रिपीट हो रहा है या रिकॉर्ड रिपीट हो रहा है। डुप्लीकेशन मतलब वो टेबल या वो रिकॉर्ड को ही मैं डुप्लीकेट बना रहा हूँ, ठीक है। जैसे हम लोगों के पास सेंट्रल डेटाबेस मैंने बोला ना, तो वी हैव अ सेंट्रल डेटाबेस, और ये सेंट्रल डेटाबेस में अंधेरी ब्रांच के जो भी डेटा है ना, उसका एक रिकॉर्ड, उसका एक कॉपी जो है वो मैं अंधेरी ब्रांच को प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो ये रिपीटेशन नहीं हुआ, रिपीटेशन थोड़ा अलग मीनिंग हो गया। रिपीटेशन मतलब मैं जो भी बोल रहा हूँ वो आप रिपीट कर रहे हो, तो वो रिपीटेशन नहीं हुआ। डेटाबेस में हम लोग इसका एक कॉपी लो, नो सर मीन्स कॉपी ऑफ, यस। हाँ हाँ हाँ, तो रिपीटेशन वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, उसका मतलब अलग होगा। यहाँ पे इसका कॉपी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो रिडंडेंसी हो गया। और याद रखो, हम लोग जो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, ऐसे कुछ अगर पढ़ते हैं आपको यस आएगा, तो वो क्या है, टू रिड्यूस द रिडंडेंसी ओनली हम लोग उसके ऊपर फर्स्ट सेकेंड थर्ड नॉर्मल फॉर्म या डेटाबेस को नॉर्मलाइज करते हैं हम लोग। तो डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन का मतलब ही यही होता है। सो यहाँ पे आपको सेंट्रल डेटाबेस में से लोकल कॉपी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं डेटा का, जिससे अवेलेबिलिटी इंप्रूव हो जाएगा, लेकिन उसके साथ में क्या हो रहा है, सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है और परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं डिग्रेड होगा, क्योंकि आपका डेटाबेस का साइज़ जो है वो डबल हो गया अभी बाय क्रिएटिंग दोज लोकलाइज्ड कॉपी। तो इसके लिए अभी हम लोग इसका कोई ऑल्टरनेटिव निकालते हैं। ऑल्टरनेटिव का मतलब, जैसे मैं अपना सर्वर जो है वो डेटाबेस सर्वर डायरेक्ट क्लाउड पे ही सेटअप करूँगा,
तो अभी यहाँ पे ये सेंट्रल आर्किटेक्चर में ऐसा नहीं होगा कि सर्वर से डेटा आने में टाइम लगता है। ये सारा काम अभी अगर मैंने गूगल क्लाउड यूज़ किया है तो अभी गूगल का लुकआउट है कि कैसे वो मुझे डेटा ऑन टाइम अवेलेबल करके दे, तो फिर यहाँ पे मुझे उसका रिडंडेंट कॉपी क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे कोई पॉइंट्स हम लोग डिफाइन करते हैं। सिस्टम डिकम्पोजिशन, कंसर्न विद डिकम्पोजिंग। डिकम्पोजिंग मतलब छोटे छोटे सब सिस्टम्स कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे उसका हम लोग बताएंगे। सो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन नॉर्मली एक्सप्रेस अ ब्लॉक डायग्राम प्रेजेंटिंग एन ओवरव्यू ऑफ द सिस्टम, कि कहाँ पे कितने मॉड्यूल कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे, ये कनेक्टिविटी बता रहा है। ठीक है, लाइक आपने वो कभी वो जो गेम्स रहते हैं जिसमें हम लोग एक कार्ड को दूसरे कार्ड के साथ ऐसे कनेक्ट करते हैं, ऐसा वाला पढ़ा रहेगा, गेम्स देखे रहेंगे। सो अब क्या है कि यहाँ पे हम लोगों ने कोई एक कैरेक्टर बनाने के लिए ऐसे कितने पार्ट्स कंबाइन किए, तब जाके आपका ये पूरा सिस्टम बना, है ना। ये पजल्स होता है जो हम लोग के, तो ये पजल्स वाला जो पार्ट है, तो वो पजल्स में हम लोगों को कौन से टुकड़े कहाँ पे कनेक्ट होंगे ना, वो कनेक्टिविटी हम लोग बता रहे हैं। लेकिन वो पार्ट में एक्चुअल इन्फॉर्मेशन क्या होगा वो आपका जो मॉड्यूल डिज़ाइन है उसके अंदर आएगा। सो दिस इज द पजल गेम विच वी हैव। यहाँ पे कौन सा पार्ट कहाँ पे कनेक्ट होगा तो आपका फाइनल आउटपुट बनेगा। ये जो पार्ट है ना, ये जो चीज़ें हैं, ये हम लोग किस में डिफाइन करेंगे, ये हम लोग डिफाइन करेंगे इन आर्किटेक्चरल डिज़ाइन। और ये हर एक जो पार्ट है, ये हर एक पार्ट के अंदर क्या इंफॉर्मेशन होगा, क्या डिटेलिंग होगा उसका, क्या कलर होगा उसका, ये हम लोग बताएंगे इन मॉड्यूल लेवल डिज़ाइन। सर ADA आर्किटेक्चरल डिजाइन। हाँ, तो हम लोग यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि ये कौन सा पार्ट कैसे कनेक्ट होगा, तब जाके आपका फाइनल आउटपुट दिखेगा। तो वो कौन से पार्ट कैसे कनेक्ट हो रहे हैं, उसका जो कनेक्टिविटी जो आएगा वो हम लोग आर्किटेक्चर डिज़ाइन में बताएंगे कि कौन सा पार्ट कैसे कनेक्ट हो रहा है एक दूसरे के साथ में। और वो जो भी पार्ट कनेक्ट होगा उस वो पार्ट में क्या फोटो होगा, क्या यहाँ पे कलर होगा, उसका डिटेलिंग जो है वो मॉड्यूल डिज़ाइन में आएगा। और सबसे ऊपर जो आपका आता है दैट इज सिस्टम डिज़ाइन। तो सिस्टम डिज़ाइन में हम लोग बताएंगे कि ये पजल जो है वो मैं कोई एनिमल के लिए बना रहा हूँ या किसके लिए बना रहा हूँ, तो वो आपका सिस्टम डिज़ाइन में आएगा। क्योंकि ओवरऑल पजल किसके ऊपर बनेगा कि ये सारे टुकड़े को मैं जमा करूँगा तो कोई एक एनिमल का फेस बनेगा, दूसरा कोई वैसा कुछ पार्ट बनेगा, वो यहाँ पे होगा। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे सब सिस्टम डिकम्पोजिशन में हम लोग वही बता रहे हैं। जब आप आर्किटेक्चरल डिज़ाइन को नॉर्मली एक्सप्रेस करते हैं तो वो ब्लॉक डायग्राम होता है जहाँ पे सिर्फ ऐसे कनेक्टिविटी आ रहा है। लेकिन और स्पेसिफिक जो आपको डिटेल मिलेंगे कि ओके कौन सा पार्ट कनेक्ट करना है और वो पार्ट के अंदर क्या होना चाहिए। अगर मैं एनिमल, मैं सपोज बोल रहा हूँ कि मुझे एक डॉग, सारे पार्ट्स अगर मैं कनेक्ट करूँगा ये पजल के, ये पजल के सारे पार्ट अगर कनेक्ट करूँगा तो एक डॉग का फेस बनेगा। ठीक है, तो अब जब अगर मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा कोई अगर फेस या कुछ अगर बन रहा है तो वो टाइम पे हम लाइक दिस वन, दिस इज द पजल। सो अब देखो अगर ये पजल अगर मैं कनेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई कैरेक्टर्स फाइनली रिप्रेजेंट हो रहे हैं। तो अब हम लोगों ने जो मॉड्यूल आर्किटेक्चर डिज़ाइन है उसके अंदर मैंने बता दिया कि ओके ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9 आएगा, 10 यहाँ पे आएगा, 11, 12, 13, 14, इट्स वी हैव डिफाइंड इट इन आर्किटेक्चरल डिज़ाइन। लेकिन अब सेकेंड पार्ट अगर है तो उसमें ये जो बॉय है उसके बाल आने चाहिए, एक आँख जो यहाँ पे दिख रहा है वो आईज यहाँ पे दिखना चाहिए, बराबर है। ये जो पार्ट है दिस इज द डिटेलिंग, और ये डिटेलिंग किस में आएगा, डिटेल डिज़ाइन या मॉड्यूल लेवल डिज़ाइन में। और ये सेम अगर आप सॉफ्टवेयर में वर्कआउट करेंगे तो ये वे में ऐसा दिखेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या बता रहे हैं, और ये देखो ये बचे हुए पार्ट कहाँ पे लगेंगे, ये सब हम लोग इंटीग्रेशन हो गया। ये सर मॉड्यूल डिजाइन इज पार्ट्स ऑफ द कैरेक्टर। हाँ 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 हाँ, कैरेक्टर्स के आपके पार्ट आर शोइंग इन पजल। यस सर। हाँ हाँ, तो यहाँ पे अभी
कभी मैं कौन से पार्ट को कहाँ पे कनेक्ट करूँगा, वो अगर आपस में स्मूथ कम्युनिकेशन होगा। देखो अभी ये स्मूथ कनेक्टिविटी अगर होगा तो फाइनल आपको जो शेप है वो दिख रहा है ना। अगर यहाँ पे पजल में अगर मेरा ये वाला कोई एक पार्ट अगर मैं और कोई लोकेशन पे अगर कनेक्ट कर दूंगा तो एग्जैक्ट कौन से कैरेक्टर्स है उनका आधा बॉडी कहीं और कनेक्टेड रहेगा, आधा उनका बॉडी और कहीं पे रहेगा। तो प्रॉपर कनेक्टिविटी, प्रॉपर इंटीग्रेशन इज रिक्वायर्ड, तभी आपको एक स्मूथ लेआउट मिलेगा। तो एग्जैक्टली सेम वे जब अगर हम लोग सॉफ्टवेयर भी बनाते हैं तो वहाँ पे भी ऐसा स्मूथ कनेक्टिविटी की ज़रूरत रहती है। अगर ये कनेक्टिविटी या ये इंटीग्रेशन अगर करेक्ट नहीं हुआ तो फाइनल आपका जो सॉफ्टवेयर होगा वो भी करेक्ट वे में वर्कआउट नहीं कर पाएगा। सो फॉर दैट रीज़न आपका ये डिटेलिंग जो होता है, कौन सा पार्ट कैसे कनेक्ट होगा दूसरे पार्ट से, जैसे फर्स्ट वाला पार्ट सेकेंड से कैसे कनेक्ट होगा, एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम इट इज ऑल्सो कनेक्टिंग विद सिक्स्थ वाला पार्ट। सेम वे फिफ्थ वाला पार्ट है तो फिफ्थ वाला पार्ट जो है इट इज कनेक्टिंग विद फोर्थ वाला पार्ट एज वेल एज 10th वाला पार्ट। तो ये कनेक्टिविटी आपको बताने में आना चाहिए। देन फोर्थ वाला पार्ट अगर आप देखोगे तो इट इज इंटरैक्टिंग, या फोर्थ सब यूनिट है मेरा ये, सपोज इट इज इंटरैक्टिंग विद थर्ड, फिफ्थ, नाइन्थ, तीन से के साथ इंटरैक्ट कर रहा है। और सपोज यहाँ पे मेरा सेंटर में अगर कोई एक नंबर है, yes sir, वो 4 से दिस वन, सो ये जो है नाउ दिस पार्ट इज इंटरैक्टिंग विद दिस मॉड्यूल, यहाँ से ये मॉड्यूल के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, ये पार्ट के साथ, ये पार्ट के साथ। तो अभी देखो ये जो भी नंबर इसका रहेगा, सपोज इफ आई से 11 12 13 14 नंबर है, तो 14 नंबर जो है वो 15 के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, 13 के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम 16 17 18 19 के साथ भी इंटरैक्ट कर रहा है। तो ये इंटरैक्शन मतलब यहाँ पे आपको ये मॉड्यूल्स को आपस में जब आप डेवलप करेंगे, अगर सॉफ्टवेयर की बात अगर आएगी तो यहाँ पे आप इनको आपस में कनेक्ट करके इनके बीच में कम्युनिकेशन स्मूथ हो रहा है, कनेक्टिविटी स्मूथ हो रहा है कि नहीं, वो देखेंगे हम लोग। क्योंकि अगर 14 वाला 19 के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहा है स्मूथली, मतलब 14 और 19 ये वाला पार्ट ही नहीं है। पजल में हम लोग को यही मिलता है ना कि कोई पार्ट अगर एक दूसरे के साथ प्रॉपर कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब है कि वो पार्ट वहां पे बिलोंग ही नहीं कर रहा है, आप रॉन्ग साइड पे उसको ऐड करने का ट्राई कर रहे हैं। तो जैसे अगर ये वाला पार्ट है, इसको अगर मैं 19 के जगह पे अगर रखने का ट्राई करूंगा तो वो यहाँ पे नहीं रहेगा, क्योंकि इसका कनेक्टिविटी और इसका कनेक्टिविटी अलग है। सो ये जो कनेक्टिविटीज जो होता है वो आपका डिटेलिंग में आता है, तो वो हम लोगों को यहाँ से पता चलता है। तो एज यू कैन सी हियर, सब सिस्टम डिकम्पोजिशन में वी आर कंसर्न विद डिकम्पोजिंग द सिस्टम इनटू इंटरैक्टिंग सब सिस्टम्स, कि कहाँ पे कौन सा पार्ट कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्ट होगा, इंटरैक्ट होगा। तो आप समझ लो कि सॉफ्टवेयर में भी जो आपके मॉड्यूल्स बनते हैं उसके जो सब मॉड्यूल्स बनेंगे वो भी एक पजल ही आपके लिए, जहाँ पे आपको भी समझ में आना चाहिए कि कौन सा पार्ट कैसे कनेक्ट होगा। और वो अगर आपको समझ में आ गया तो आप बहुत इजीली चीज़ों पे वर्कआउट कर पाएंगे। और इसके लिए जैसे पजल में हम लोग यहाँ पे एक डायग्राम देखा, पिक्चर देखा, वैसा ही सॉफ्टवेयर के लिए भी हम लोग ऐसा ही एक पजल जैसा डायग्राम या पिक्चर बनाएंगे, जहाँ पे हम लोग बताएंगे कि ओके कौन सा पार्ट कहाँ पे कनेक्ट हुआ कौन से दूसरे पार्ट के साथ में। जैसे यहाँ पे हम लोगों को एक पैकिंग रोबोट का एग्जाम्पल दिया हुआ है। सो ये पैकिंग रोबोट का एग्जाम्पल में आपको क्या दिया है अब यहाँ पे मेरे पास वी हैव अ विजन सिस्टम। विजन सिस्टम मतलब आपको सारी चीज़ें ऑटोमेटिक करना है। तो अब आपने क्या किया, वी हैव आइडेंटिफाइड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस सिस्टम। क्या ऑब्जेक्टिव्स है, पैकिंग सिलेक्शन सिस्टम्स है ना, पैकिंग सिस्टम होगा। देन कन्वेयर बेल्ट रहेगा, वो मूविंग बेल्ट होता है ना भागने वाले, तो आपने कभी देखा रहेगा ना कि ऐसे आपके प्रोडक्ट यहाँ पे आप रख देते हो और ये कन्वेयर बेल्ट है जो इसको उठा के धीरे 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 आगे फाइनल जो डेस्टिनेशन है वहाँ तक लेके जाएगा। तो आपने कभी कभी वो जो हम लोगों के कोई कंपनी में जो ऑटोमेटिक मशीन्स चलते रहते हैं, वो एक बॉटल को उठा के यहाँ पे रखेंगे, देन वहाँ से वो उसके ऊपर लेबल ऑटोमेटिकली फिट होता है, देन वो उसको उठा के वो बॉक्स में रखेंगे जिसमें पैकिंग हो जाएगा। तो ये सारा काम हम लोग का मशीन कर रहा है। तो अब उसमें हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हम लोग के पास वैसा ही एक मशीन है ना, जिसका आर्म है, जिसका हाथ है। तो वो क्या करेगा, एक प्रोडक्ट को उठा के एक जगह से दूसरी जगह पे रखेगा। लाइक एज यू कैन सी इन दिस वन, ये देखो ये बॉटल जो है ये ऑटोमेटिक जार है, बराबर है, उसमें ऑटोमेटिक यहाँ पे ये जो ऑयल है वो फिल होता है और फिर वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आगे जाके वो पैक हो जाएंगे।
अब कोई ना कोई तो रहेगा जो यहाँ पे ये बॉटल्स को ये लोकेशन पे प्लेस कर रहा है। अब समझो कि हम लोगों ने ऐसा ही कोई मशीन रखा हुआ है जो यहाँ से ये बॉटल को, ये आदमी नहीं है, ये मशीन है सपोज इंस्टेड ऑफ दिस। तो ये मशीन अगर यहाँ से, ये कन्वेयर बेल्ट है, ये जो मूव हो रहा है ना, ये कन्वेयर बेल्ट है आपका, जिसके ऊपर ऑटोमेटिक बॉटल्स जो है वो मूव हो रहा है ना। ये देखो आगे जा रहे हैं, फिल हो गए, और जो नहीं फिल हुए वो यहाँ वापस यहाँ पे आएंगे। तो अभी यहाँ पे अगर मैंने ये एक रोबोटिक आर्म लगाया हुआ है जो बॉटल्स को यहाँ पे लेके आएगा। अब जब अगर वो बॉटल्स को यहाँ पे ला रहा है तो वो टाइम पे हम लोगों को वो जो आर्म है, रोबोट है, इसको कंट्रोल करने आना चाहिए। मतलब यहाँ पे ये जो ह्यूमन है इसको पता है कि ये प्लास्टिक के बॉटल्स है जो बहुत ज़्यादा डेलिकेट होता है, इसके लिए वो संभाल के इसको यहाँ पे रख रहा है। रोबोट्स जो है वो मशीन है, उसको पता नहीं है कि कितना प्रेशर यहाँ पे लगाना चाहिए। सो आर्म कंट्रोलर एंड ग्रिप कंट्रोलर, यहाँ पे आपका ग्रिप छूटना नहीं चाहिए। आर्म कंट्रोलर बताएगा कि कौन सा टाइप का आपका प्रोडक्ट है, बराबर है। तो आपका आर्म, आर्म का मतलब है कि वो अगर मेरा मशीन अगर यहाँ पे है, दिस इज माय मशीन, तो यहाँ से कोई प्रोडक्ट उठा के यहाँ तक रखना है, ये आर्म कंट्रोलर हो गया, बराबर है। यहाँ तक रखना है या यहाँ तक रखना है, तो वो कहाँ तक कोई प्रोडक्ट उठा सकता है और कहाँ पे रख सकता है, उसका हाथ जितना लंबा रहेगा वहां तक ही रख सकता है। लेकिन सपोज उसका हाथ 10 फीट लंबा है, लेकिन मुझे जो प्रोडक्ट रखना है वो 5 फीट पे ही रखना है। तो आपको अपने सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम करना पड़ेगा, अपने रोबोट को प्रोग्राम करना पड़ेगा कि भाई अपना हाथ छोटा करो और 5 फीट पे जो प्रोडक्ट आपने पकड़ा है उसको रख दो। ये आर्म कंट्रोलर हो गया। जैसे हम लोग हम लोग को कोई प्रोडक्ट अगर पास से उठाना है तो हम लोग अपना हाथ ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, और दूर से उठाना है तो हम लोग अपना हाथ ज़्यादा लंबा करेंगे। तो एग्जैक्टली सेम वे यहाँ पे आर्म कंट्रोलर रहेगा कि कोई एक प्रोडक्ट कितना पास या दूर है उसके हिसाब से रोबोट जो है वो भी अपना हाथ लंबा या छोटा करेगा। ग्रिप कंट्रोलर, अब जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया, वी हैव प्लास्टिक बॉटल्स जो बहुत डेलिकेट है। अब रोबोट जो है वो मशीन है, उसका हाथ जो रहेगा वो मैकेनिकल रहेगा, बराबर है, स्टील का हो सकता है या कोई दूसरे मेटल का हो सकता है। उसने थोड़ा भी अगर प्रेशर ज़्यादा दिया तो ये सारे बॉटल्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे वहीं पे पकड़ने के साथ ही। तो अभी जैसे अगर मुझे पता है कि ओके मैं अगर कोई एक चीज़ पकड़ रहा हूँ, वो एग है या टोमेटो है, तो उसके हिसाब से मैं क्या करूँगा, प्रेशर कंट्रोल करूँगा। अगर मैं कोई एक मेटल का चीज़ अगर उठा रहा हूँ तो मैं यहाँ पे ज़्यादा ताकत लगाऊंगा, मेरा ग्रिप और कड़क होगा यहाँ पे। लेकिन अगर मैं एग के ऊपर अगर मैं ज़्यादा ग्रिप अगर लगाऊंगा तो क्या होगा, फुट जाएगा एग। तो वो सेम चीज़ जो है ये रोबोट को भी पता होनी चाहिए। तो आज के टाइम पे जहाँ पे हम लोग कंपनीज में रोबोट्स यूज़ करते हैं तो उनको भी ग्रिप कंट्रोलर के बारे में पता होना चाहिए। ग्रिप कंट्रोलर मतलब यहाँ पे हम लोग प्रोग्राम करेंगे, उनको हम लोग बताएंगे कि जो प्रोडक्ट आप उठाने वाले हो वो प्रोडक्ट डेलिकेट कितना है या फिर बहुत ज़्यादा टफ है, तो यहाँ पे आपका ग्रिप आपको कैसे रखना है। मतलब आपका जो ग्रिप है वो आपका हल्का सा ग्रिप होगा या एकदम टाइट ग्रिप होगा, वो हम लोग बताएंगे। सो ये सारी चीज़ें जो है ये हम लोग प्रोग्राम करते हैं, गेटिंग। सो दैट्स व्हाट वी हैव डन हियर, जहाँ पे हम लोग मेनली एक एग्जाम्पल जो हम लोगों ने समझा कि पैकिंग रोबोट कंट्रोल सिस्टम, इसको हम लोग क्या क्या पॉइंट से समझेंगे। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। देन सर आर्किटेक्चर में आर्म कंट्रोलर कैसे काम आता है? अरे ये एग्जाम्पल दिया हुआ है कि हम लोग ओके, कंप्लीट उसके रिलेटेड है। हाँ हाँ हाँ, तो ये हम लोग जो आर्किटेक्चर डिजाइन, जो मैंने पहले आपको दूसरा एग्जाम्पल दिया नोट्स में, दूसरा एग्जाम्पल है। ओके, एन आर्किटेक्चर डिजाइन डिसीजंस में आपको क्या बोला है, वी हैव a number of common decision all design processes like distributed architecture, application, product, reference architecture, बहुत सारे हो सकते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या बोला है, हम लोग के अलग अलग सॉफ्टवेयर्स रहेंगे। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब आपने देखा है कि एक कोई डेटाबेस पे कुछ डेटा है जो हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया है, मल्टीपल पीपल आर गोइंग टू एक्सेस इट, तो वो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर हो गया। एप्लीकेशन, ये तो सिंपल है, एक एप्लीकेशन हम लोग सब यूज़ कर रहे हैं। प्रोडक्ट लाइन मतलब आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपका जो सॉफ्टवेयर है वो चेंज होगा। लाइक हम लोग के पास वर्डप्रेस है, तो वर्डप्रेस जो है वो अभी मैं कैसा वेबसाइट इंस्टॉल करूँगा ना उसके हिसाब से वर्डप्रेस जो है वो मॉडिफाई होगा।
उसका जो फाइनल वेबसाइट है, तो दैट्स अ प्रोडक्ट लाइन। रेफरेंस मतलब आप कोई दूसरे सॉफ्टवेयर का रेफरेंस लेके आप अपना खुद का सॉफ्टवेयर बनाने का ट्राई कर रहे हैं। लाइक वो जो कोई दूसरा सॉफ्टवेयर आपने देखा है, फॉर एग्जांपल दालमिया कॉलेज अगर अपना खुद का कॉलेज सॉफ्टवेयर बनाने की ट्राई कर रहा है, तो दे हैव टेकन अ रेफरेंस फ्रॉम मिटीबाइक, जिनका एक बहुत बड़ा अपना खुद का सॉफ्टवेयर है। सो वो रेफरेंस को लेके ही देन ये कॉलेज क्या करेगा कि दे विल ट्राई टू डेवलप देयर ओन सिस्टम। सो वो आपका रेफरेंस आर्किटेक्चर हो गया। उसके बाद में व्हाट आर्किटेक्चरल स्टाइल्स आर अप्रोप्रिएट, वो बेसिक आपको पॉइंट्स दिए। लाइक यहाँ पे आपको क्या बोला है कि आप अपना एक सेंट्रल डेटाबेस बनाएंगे, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर बनेगा या लेयर्ड बनेगा, जहाँ पे हर किसी को हम लोग एक स्पेसिफिक सेट ऑफ ऑपरेशंस का ही परमिशन देंगे। देन जो भी मॉड्यूल्स है इसको आपको डिकम्पोज करना है, जहाँ से हम लोग को क्या पता चलेगा कौन से फंक्शनलिटीज़, डेटा फ्लो जो कल मैंने सिखाया था, फंक्शंस और डेटा फ्लो बराबर है। एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिकम्पोजिशन मतलब कौन सा आपका इनहेरिटेंस बनेगा, तो पेरेंट क्लास कौन सा होगा, उसमें से उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग उसके कौन से फंक्शंस यूज़ कर पाएंगे, वो सारा पॉइंट आएगा। देन आपका जो स्ट्रेटेजी रहेगा वो सेंट्रलाइज रहेगा, मतलब सारे चीज़ें एक ही जगह पे जा रहे हैं, या फिर हम लोग इवेंट ड्रिवन रख रहे हैं, मतलब एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड कोई डेटा आपको मिलेगा, अब उसका ज़रूरत नहीं है आपको तो वो डेटा आपके पास से वापस चले जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग वही कुछ आर्किटेक्चरल डिज़ाइन जो है उसको हम लोग यहाँ पे आउटलाइन प्रोवाइड करते हैं। जैसे अगर कॉलेज सिस्टम का ही आर्किटेक्चर अगर बनाना, आर्किटेक्चर डिज़ाइन, तो मैं खुद से नहीं बनाऊंगा, मैं क्या करूंगा, रेफरेंस लूंगा कोई दूसरे आर्किटेक्चर का, कोई दूसरे एप्लीकेशंस जो है वो देखूंगा मैं, और एग्जैक्टली आपका कॉलेज क्या फंक्शंस कर रहा है उसका प्रोडक्ट लाइन डिफाइन करूंगा, और उसके बेस के ऊपर प्रीवियस मेरे जो भी आर्किटेक्चर डिज़ाइंस रहेंगे उसको मैं रीयूज़ करूंगा। सारे डिज़ाइन हम लोग खुद से नहीं बनाएंगे। मोस्ट ऑफ अगर कोई भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी होगा, बहुत सारे फंक्शंस उनके सेम ही होंगे। कोई कॉलेज या उसके फंक्शंस अलग से कोई एकदम बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हो जाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारी चीज़ें जो आपने अगर प्रीवियसली कोई कॉलेज बनाया, कॉलेज के लिए सॉफ्टवेयर बनाया, तो उसमें से बहुत सारी चीज़ें हम लोग रीयूज़ कर लेंगे। खाली आपके जो कॉलेज के यूनिक कुछ फंक्शंस या फीचर्स रहेंगे उसी को हम लोग अलग से डेवलप करेंगे, उसी पे मेहनत करेंगे। आर्किटेक्चरल डिज़ाइन में एक डेटाबेस रिपोजिटरी आ सकता है, क्लाइंट सर्वर इंटरेक्शन कैसे होगा वो आ सकता है, और वी हैव डिफरेंट लेयर्स, डिफरेंट लेवल्स, कि जहाँ पे प्रोफेसर है तो प्रोफेसर के ये लेवल रहेंगे, जिसके अंदर अगर एचओडी है तो उसके क्या एक्सेस लेवल रहेंगे, अगर असिस्टेंट प्रोफेसर है तो उनके क्या एक्सेस लेवल रहेंगे, वो सब हम लोग बताएंगे। तो डिकम्पोजिशन। सर रेपोजिटरी का मीनिंग है? रिपोजिटरी मतलब डेटाबेस हो गया, स्टोरेज प्लेस हो गया रिपोजिटरी। सो यहाँ पे अभी फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिकम्पोजिशन मतलब कौन से क्लासेस बनेंगे, जैसे कल हम लोग समझ रहे थे पेरेंट क्लास होगा, चाइल्ड क्लास होगा, तो वो बताएंगे हम लोग, और कौन सा क्लास किससे कैसे कनेक्ट होगा वो बताएंगे हम लोग। सो वो मॉड्यूलर डिकम्पोजिशन हो गया। देन कंट्रोल स्ट्रेटेजी, अब ये आपका डिफरेंट होगा, इवेंट ड्रिवन सेंट्रलाइज रखना है या फिर लोकल रखना है, कि ओके जब जो कोई मंगाएगा उसके हिसाब से उसको वर्क होगा, या डिस्ट्रीब्यूटेड रखना है कि आपने एक डेटाबेस या एक सॉफ्टवेयर बना के रख दिया एंड यू हैव डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द योर क्लाइंट्स। तो अगर एक ही कॉलेज के लिए अगर मैं बना रहा हूँ तो डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर नहीं होगा। अब एनएम के लिए अगर हम लोग सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, उनके 17-18 कॉलेजेस है, तो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर वर्क करेगा, क्योंकि वो 17-18 कॉलेज जिनको जो भी रिक्वायर्ड है वो वहाँ से वो एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग एक सिंगल ही कॉलेज के लिए बना रहे हैं जिनके ज़्यादा ऐसे कोई मल्टीपल ब्रांचेस नहीं है, तो सेंट्रलाइज आर्किटेक्चर होगा या इवेंट ड्रिवन होगा। इवेंट ड्रिवन मतलब एग्जाम चल रहा है तो एग्जाम स्पेसिफिक सारे फंक्शंस जो है वो हम लोग एक्टिवेट करेंगे, सबसे मेन फोकस हम लोगों का इसी के ऊपर होगा। और अगर एडमिशन चल रहा है तो वो टाइम पे सबसे मेन फोकस सारे रिसोर्सेज जो हम लोगों के होंगे वो हम लोग डेडिकेट किसको करेंगे, एग्जाम प्रोसेस स्मूथ जाए, कि एक साथ अगर 500,000 लोग अगर एडमिशन फॉर्म भर रहे हैं तो वो टाइम पे वो एडमिशन फॉर्म एक्सेप्ट होना चाहिए, ये पॉइंट होगा। तो आर्किटेक्चर रीयूज सेम यहाँ पे आपको डिटेलिंग दिया हुआ है। सो यहाँ पे वही है, सिस्टम सेम डोमेन ऑफन हैव सिमिलर आर्किटेक्चर, जहाँ जहाँ पे अगर होगा तो उसका डिटेलिंग बाद में देखेंगे बट दिस इज व्हाट वी हैव। देन आर्किटेक्चर मॉडल्स में क्या होगा, एक स्टैटिक मॉडल्स रहेंगे, बाय डिफॉल्ट मेजर चीज़ें जो सेम रहेंगे सब में। डायनेमिक मतलब आपके कॉलेज में कुछ फंक्शंस विच आर यूनिक इन योर कॉलेज, जो बाकी कोई कॉलेज में नहीं हो रहा है।
इंटरफेस मतलब GUI कैसे होगा, रिलेशनशिप मॉडल्स ये हम लोगों ने कल देखा था ना DFD के अंदर, डेटा फ्लो मॉडल्स, जहाँ पे डेटाबेस Yes, sir. टेबल दूसरे टेबल के साथ कैसे रिलेशन में आएगा वो, और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा अमंग्स डिफरेंट कंप्यूटर्स। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट को कौन से लेवल का डेटा यहाँ से एक्सेस होगा, प्रोफेसर को कौन से लेवल का होगा। अब प्रोफेसर के अंदर भी वी हैव असिस्टेंट प्रोफेसर, HOD है, एंड BCom के, BSc IT के। तो जो डिपार्टमेंट के प्रोफेसर्स है उनके हिसाब से उनका जो डेटा का एक्सेस है वो अगेन चेंज होगा। तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल में होगा कि वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड यू सम और अ स्पेसिफिक डेटा, बट विच डेटा यू विल बी एक्सेसिंग फ्रॉम दिस डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल, इट प्योरली डिपेंड्स ऑन विच डिपार्टमेंट यू बिलोंग टू, उसके ऊपर ये डिपेंड होगा। नेक्स्ट वी हैव नाउ, इसके बाद में इज सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। ओके, यहां तक जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया, किसी को कोई डाउट है? एनीवन, एनी डाउट्स? Okay. Now next topic what we have is system organization. So system organization में सबसे पहले we have architecture styles. So अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे architecture model of system, जहाँ पे हम लोग एक जेनरिक मॉडल आपका सॉफ्टवेयर का एक स्टाइल बताएंगे। अवेयरनेस अबाउट दिस स्टाइल कैन सिंप्लीफाई द प्रॉब्लम ऑफ डिफाइनिंग द सिस्टम आर्किटेक्चर। अगर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन मतलब ओवरऑल हम लोगों को क्या बताना है, बनाना है, ये अगर आपको पता है तो आपका काम बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपको क्या पता है, सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन में क्या पॉइंट्स आएंगे कि ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन के लिए हम लोग सॉफ्टवेयर बनाने वाले हैं उसका मेन काम क्या है। सबसे पहले तो ये देखो, अब 3 आर्किटेक्चरल स्टाइल्स आर वाइडली यूज्ड। एक शेयर्ड डेटा रिपोजिटरी होगा, शेयर्ड सर्विसेज रहेंगे, देन एब्स्ट्रैक्ट मशीन्स और लेयर्ड स्टाइल रहेंगे। अब शेयर्ड डेटा रिपोजिटरी में हम लोग एग्जैक्टली बता देंगे कि हम लोग के पास कितने डिपार्टमेंट्स, कितने सब मॉड्यूल्स है, तो किन के साथ क्या एग्जैक्ट डेटा शेयर होगा, किसको क्या डेटा का एक्सेस मिलेगा। अब वो डेटा का एक्सेस करने के लिए कौन से फंक्शंस या सर्विसेज वो यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका डेटा एक्सेस आ गया और यहाँ पे कौन से सर्विसेज वो यूज करेंगे ना, वो आएगा। और अगर कोई एक स्पेसिफिक मशीन ही आपको या मोबाइल से ही एक्सेस करना है, या फिर हम लोग रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, जैसे अगर अब देखो आप कि अगर कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का पेपर है, तो वी हैव डिफाइंड वन VPN नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। मोस्ट ऑफ जो कंपनीज MNCs होता है उनका खुद का ये VPN नेटवर्क होता है। तो आप उनके जो मशीन्स है, जैसे वर्क फ्रॉम होम के लिए आपको कंपनी से जो मशीन मिलता है ना, उसी के ऊपर आप सर्टेन चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं। आप अपना खुद का पर्सनल कंप्यूटर या लैपटॉप यूज़ नहीं कर सकते। तो मुझे अगर एक लैपटॉप मिला हुआ है और उसके ऊपर अभी USB भी वर्क नहीं करेगा, ना CD ड्राइव वर्क करेगा, वो डायरेक्टली VPN सर्वर से कनेक्ट होगा। ये जो मशीन्स रहेंगे उनके ऊपर मैं कोई चीज़ें कॉपी पेस्ट या अपना कोई भी एक सिंगल काम भी मैं अपना खुद का ये लैपटॉप पे नहीं कर सकता। इट्स प्योरली देयर फॉर द ऑफिस यूज, दैट्स इट, नो अदर यूज आर अलाउड। क्योंकि आप जो भी कुछ टास्क करेंगे आपको परमिशन कहाँ से लेना पड़ेगा, VPN पे वो रिक्वेस्ट जाएगा और एडमिन के पास से आपको परमिशन लेना पड़ेगा। और एडमिन अगर परमिशन नहीं देगा तो वो कोई काम आपका नहीं हो सकता। तो दैट इज एब्स्ट्रैक्ट मशीन्स, जहाँ पे हम लोग एक लेयर्ड स्टाइल रिस्ट्रिक्शन, कहाँ पे क्या एक्सेस है, किसको क्या एक्सेस है, कंपनी के नेटवर्क या VPN पे, वो डिफाइन करेंगे। सो याद रखो, अभी यहाँ से आपका जो सिस्टम है ना वो थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। मतलब आप जो एक सॉफ्टवेयर बना रहे, लेकिन अब वो कंपनी स्पेसिफिक बना रहे, ऑफिस स्पेसिफिक बना रहे, जो कॉलेज के या कंपनी के नेटवर्क में काम करेगा या उन्होंने प्रोवाइड किए हुए मशीन्स पे ही काम करेगा फॉर अ सिक्योरिटी पर्पज, सो दैट कॉन्फिडेंशियल डेटा नेवर गोज आउट। लेट्स टेक एग्जाम्पल, प्रिंसिपल है एंड HOD है। तो अभी कॉलेज में आपको पता रहेगा, अभी हम लोगों का वर्क फ्रॉम होम हो गया, उसके पहले अगर यूनिवर्सिटी से जो भी फाइनल एग्जाम्स के पेपर आते थे, वो फाइनल पेपर किसको मिलेगा, प्रिंसिपल को मिलेगा और HOD के पास रहेगा उसका एक्सेस। या कभी कभी प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल, कॉलेज डिसाइड करता है किसके पास होगा। सो यूनिवर्सिटी के साइड से एक पेपर जो है वो आएगा कॉलेज के पास। अब आप देखो कि अगर कॉलेज के पास ये एब्स्ट्रैक्ट मशीन या ये सिक्योरिटी सिस्टम, ये सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन अगर प्रॉपर नहीं है,
तो वो सिस्टम, वो जो पेपर है, वो पेपर आपका वो पेपर मेनली जो प्रिंसिपल है वो अपने घर से भी एक्सेस कर सकता है, या फिर एचओडी है वो अपने घर से भी एक्सेस कर सकते हैं, दूसरे मशीन से भी एक्सेस कर सकते हैं. सो दैट्स अ सिक्योरिटी लूप होल. गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. सो एब्स्ट्रैक्ट मशीन्स या लेयर्ड स्टाइल इज वेरी मच रिक्वायर्ड. जहां पे मैं बोल रहा हूं we have some machines or computers which are specifically placed in our exam room, और उसी के ऊपर ही certain चीजें आपके एक्सेस होंगे, not on any other machine whether you have a username password still. So that's something a security purpose. अब देखो वर्क फ्रॉम होम हो गया, तो अभी वो मशीन जो है उसका एक्सेस हम लोग एक लैपटॉप पे देके वो लैपटॉप आपको देंगे. सो यू कैन एक्सेस इट फ्रॉम दैट लैपटॉप ओनली, और वहां पे आप उसका स्क्रीनशॉट ये वो कुछ नहीं ले सकते, और फिर उसके ऊपर और कोई सिक्योरिटी पर्पस आपको ऐड करना पड़ेगा. तो सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ना, उसमें हम लोग ये वे में चीज़ों पे वर्कआउट करते हैं. तो रिपोजिटरी मॉडल की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्या बोला है, वी हैव सब सिस्टम मस्ट एक्सचेंज अ डेटा दैट मे बी डन इन टू वे. शेयर्ड डेटा होगा सेंट्रलाइज रिपोजिटरी में, या फिर हर एक सब सिस्टम जो है वो अपना खुद का डेटा अलग से मेंटेन करेंगे, जो बाद में वो अलग से सेंट्रलाइज सर्वर पे पास ऑन कर देंगे. जैसे अगर वर्क फ्रॉम होम हम लोग कर रहे हैं, तो मैं जो भी कुछ काम कर रहा हूँ वो मेरे सिस्टम पे मैं लोकली सेव करके रखूँगा, और फाइनली मेरा टास्क हो जाएगा, फिर मैं सर्वर पे अपडेट कर दूंगा तो मेरे कलीग्स को वो सेम अपडेट्स मिल जाएंगे. यहाँ पे आपको क्या बोला है, वी हैव प्रोजेक्ट रिपोजिटरी. अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगे, डिज़ाइन आएगा, कोड आएगा, मल्टीपल प्रोग्राम्स यहाँ पे आएंगे, जहाँ पे आप वो प्रोग्राम्स को एडिट करने के लिए प्रोग्राम एडिटर रहेंगे. रिपोर्ट जनरेशन होगा, डिज़ाइन एनालाइजर आएगा, जहाँ से आपने डीएफडी एल्गोरिदम डिज़ाइंस और बाकी के जो डिज़ाइंस बनाए प्रॉपर वो है कि नहीं वो बताएगा. और डिज़ाइन ट्रांसलेटर बेसिकली ये डिज़ाइंस को ट्रांसलेट करने में हेल्प करेगा. बराबर है. डिज़ाइन ट्रांसलेशन का मतलब है कि अगर मैंने एक एल्गोरिदम बनाया है तो उसके वो स्टेप्स लिख के आपको बताएगा क्योंकि ये डिज़ाइन का मतलब क्या है. तो ये डिज़ाइन ट्रांसलेटर हो गया, मतलब एग्जैक्टली आपको मीनिंग एक्सप्लेन करेगा, सो दैट वो डिज़ाइन समझने में आपसे मिस्टेक ना हो. तो अभी प्रोजेक्ट रिपोजिटरी में क्या क्या रहेंगे, आपका कोड जनरेट होगा. कोड कहाँ से जनरेट होगा, प्रोग्राम एडिटर से आप कोड लिखेंगे, बराबर है. और उसके बेस के ऊपर रिपोर्ट जनरेट होगा कि आपका कितना कोडिंग हो गया, कौन से मॉड्यूल सब मॉड्यूल का कितना पार्ट हुआ. ये आपका टूल सेट होता है, और ऐसे बहुत सारे टूल्स हम लोग यूज़ करते हैं. तो हम लोग के पास जो रिपोजिटरी मॉडल रहता है, इसका मेन एडवांटेज क्या रहता है, एफिशिएंट वे टू शेयर डेटा अमंग अमाउंट्स ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा अगर रहेंगे तो दिस इज द sorry, so this is the most efficient way. Sir, advantage of database is large amount of data can be stored in database, right? नहीं, डेटाबेस की सिर्फ बात नहीं कर रहे ना हम लोग. रिपोजिटरी मतलब एक सेंट्रल डेटाबेस जो बन रहा है उसकी बात कर रहे हैं. इन जनरल डेटाबेस नहीं है, सेंट्रल डेटाबेस रिपोजिटरी मॉडल है. तो अगर मेरा एक सेंट्रल डेटाबेस, जब Central means सेंट्रल मतलब एक ही लोकेशन पे, जैसे हम लोग का आईसीआई बैंक है तो अभी उसके मल्टीपल ब्रांचेज ऑल ओवर इंडिया है. अभी मुंबई में ही आप देखो एक ही एरिया में आपको 2-3 ब्रांचेस मिलेंगे. तो वो ब्रांचेस पे जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, जो नए अकाउंट्स ओपन हो रहे हैं, एग्जिस्टिंग अकाउंट में जो नया पैसा आ रहा है या पैसा बाहर जा रहा है, ये सबका इन्फॉर्मेशन एक सेंट्रल लोकेशन, उनका जो मेन हेड ऑफिस के पास जो अपना सर्वर रहेगा वहाँ पे मेंटेन रहेगा. तो अभी आई बिलोंग टू बोरीवली ब्रांच वाला ऑफ बोरीवली ब्रांच आईसीआई का, और मैं ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ दादर में, और मेरे यहाँ से कोई अगर बोरीवली ब्रांच के ऑफिस में जाके अगर पैसा विड्रॉ करने की ट्राई कर रहा है, तो सेंट्रल डेटाबेस पे अगर मेंटेन रहेगा तो वो सेम इन्फॉर्मेशन मैंने दादर पे ट्रांजेक्शन करके मेरे अकाउंट से सारे पैसे निकाल लिए, तो अगर बोरीवली ब्रांच में अगर मेरे अकाउंट से कोई पैसा निकालने जाता है तो वो टाइम पे उनको वो एक्सेस नहीं मिलना चाहिए, ये अपडेट होना चाहिए ना. तो आप कहीं पे कुछ भी करो, वो सारे डिटेल जो है आपके ट्रांजेक्शन स्पेसिफिक वो सेंट्रल डेटाबेस में जाते हैं. नॉट जस्ट इन इंडिया, अगर आपने इंटरनेशनल बैंकिंग अगर एक्टिव किया है तो आपका जो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड रहेगा वो बाहर डॉलर्स में पे करने में भी काम में आएगा. तो वो टाइम पे भी आपके वहाँ के ट्रांजेक्शन्स जो है वो आपके लोकल अकाउंट के साथ यहाँ पे लिंक्ड होने चाहिए. तो वो टाइम पे हम लोग ये पैटर्न फॉलो करते हैं. आई होप दिस इज. तो सर ब्रांच तो इसलिए होता है ना कि हम लोग कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं मनी.
हाँ, तो उसी के लिए ब्रांच है ना, लेकिन आपने क्या चीज़ एक्सेस किया, क्या ट्रांजेक्शन किया, वो मेंटेन भी तो होना चाहिए ना। तो वो मेंटेनेंस जो है, वो सबसे पहले मेंटेनेंस मतलब वो एंट्री कहाँ पे होगा, आपका जो लोकल ब्रांच है वहाँ पे। और वहाँ से वो डेटा कहाँ पे जाएगा, सेंट्रलाइज जो हम लोग का रिपोजिटरी रहेगा वहाँ पे जाएगा। समझा? ओके। हाँ, क्योंकि लोकल ब्रांच के पास डेटा लाइफ टाइम नहीं रहना है। जो आपका मेन सर्वर होगा, हेड ऑफिस जो होगा, आपके पास आईसीआई बैंक के ब्रांचेज है, उसका हेड ऑफिस सपोज चर्चगेट में है, तो वहाँ पे सारा डेटा जाना है, वहाँ पे सारा डेटा कलेक्ट होना है, और वहाँ पे वो लाइफ टाइम रहना है। आपके आपके ब्रांच के पास डे टू डे जो आपके ऑपरेशंस हो रहे हैं, ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, उसका इन्फॉर्मेशन हम लोग रखेंगे, सो दैट ब्रांच में काम फास्टर चले। अब आप देखो कि एक साथ अगर 15-20 कस्टमर्स अगर आ गए और आपका सिस्टम अगर स्लो चल रहा है, क्योंकि किसी के अकाउंट का इन्फॉर्मेशन के लिए आपको सेंट्रलाइज सर्वर से क्वेरी फायर करना पड़ रहा है, और उसके पास और ऐसे 100 ब्रांचेस के पास से क्वेरी आ रहा है, तो वो आपका मेन सेंट्रलाइज सिस्टम जो है वो स्लो हो गया, रिस्पॉन्ड जल्दी नहीं कर पाएगा, और आपके बैंक में कस्टमर्स का लाइन बढ़ते जाएगा। तो आपको ऑपरेशन अगर फास्ट करना है, तो आपको लोकल अपना डेटा जो है अपने पास रखना पड़ेगा। और वो डेटा आपने अपने पास रख दिया वो तो ठीक है, लेकिन जब कभी आप वो लोकल डेटा में चेंजेस करोगे, वो सेम चेंजेस शुड बी रिफ्लेक्टेड इन सेंट्रल डेटाबेस एज वेल। अदरवाइज क्या होगा, लोकल डेटा में जो चेंजेस है वो सेंट्रल डेटाबेस में नहीं आया। मतलब लोकल डेटाबेस में ऐसे बता रहा है कि मेरे अकाउंट में 1 लाख था, जिसमें से मैंने 80,000 विड्रॉ किया। सेंट्रल डेटाबेस में ये अपडेट नहीं गया, तो मैंने क्या किया, इमीडिएटली जैसे ही मैंने बैंक से 80,000 निकाला, मैंने एटीएम पे जाके भी एक ट्रांजेक्शन मार दिया। तो इससे क्या हुआ, मेरे अकाउंट में जो पैसा था उससे ज़्यादा पैसा मैंने निकाल लिया। नाउ दैट्स अ लॉस फॉर अ बैंक, नॉट फॉर मी। अगर मेरे पास अगर कोई पूछेगा तो मैं बोलूँगा कि मैंने ऑफिशियल वे में निकाला है, मेरा फॉल्ट नहीं है, इट्स अ फॉल्ट ऑफ योर सॉफ्टवेयर, एंड जो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे हम लोगों ने नीरव मोदी केस में देखा था कि बैंक के पास से लेजर्स, बैंक नोट्स इशू होता है, जिस पे बैंक जो है कोई कंपनी या कोई पर्सन के बिहाफ में फॉरेन कंट्री में पेमेंट करता है। सो जैसे यहाँ का XYZ बैंक है, उसने नीरव मोदी के लिए लंदन में उसके बिजनेस के लिए पेमेंट किया था, और सेम वे यूएस में कहीं पे पेमेंट किया था। तो अब क्या हो गया कि बैंक ने मुझे क्रेडिट लिमिट दिया हुआ है 30 डेज़ का या 2 मंथ्स का, 60 डेज़ का। तो बैंक ने मेरे बिहाफ में मेरा जो क्लाइंट है या मेरा जो बिजनेस डील हुआ है उसके लिए 10 करोड़ वहाँ पे कर दिए। अब मुझे बैंक को 1 या 2 महीने में वो 10 करोड़ वापस रिटर्न करना है, और उसी के बाद मैं कोई दूसरा क्रेडिट बैंक के पास से मांग सकता हूँ। अब जो नीरव मोदी के केस में क्या हो रहा था कि उनका जो बैंक का सॉफ्टवेयर था दैट वाज नॉट एफिशिएंट इनफ। तो जब कभी ऐसा कोई बैंक नोट जनरेट होता था जहाँ पे वो बैंक नीरव मोदी के लिए फॉरेन कंट्रीज में कहीं पे पेमेंट कर रहा है, वो सेम इंफॉर्मेशन बैंक में रजिस्टर नहीं हो रहे थे। और वो रजिस्टर नहीं होने का मतलब है कि आपका इंटरनेशनल गाइडलाइंस के हिसाब से आपका जो सॉफ्टवेयर था वो स्टेबल नहीं था। सो ऊपर जो हम लोगों ने एक एग्जाम्पल पढ़ा, ऑर्गेनाइजेशन। सो यहाँ पे हम लोगों ने जो सर्टन पॉइंट्स पढ़े, शेयर्ड सर्विसेज एंड सर्वर स्टाइल। तो यहाँ पे हम लोगों को अगर वो हम लोगों का जो मेन सॉफ्टवेयर था दैट सपोज टू फॉलो स्विफ्ट आर्किटेक्चर, ये इंटरनेशनल बैंकिंग के एक स्टैंडर्ड्स रहते हैं। जब भी आप डॉलर टू रुपी में पेमेंट चाहिए आपको, या डॉलर टू यूरो में पेमेंट रिक्वायर्ड है, या फिर और कोई करेंसी में, या युआन में आपको पेमेंट अगर रिक्वायर्ड है, तो वो टाइम पे आपको ये जो सॉफ्टवेयर है इसका हेल्प लेना पड़ेगा, और इसके कुछ स्टैंडर्ड रूल्स प्रोटोकॉल्स होते हैं। वो अभी आपका बैंक अगर प्रॉपर फॉलो नहीं कर रहा है, आपके सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन में, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन में वो चीज़ें, वो पॉइंट्स अगर हाईलाइटेड नहीं है, मतलब आपका सॉफ्टवेयर अपडेटेड नहीं है, एंड हेंस दैट क्रिएटेड अ प्रॉब्लम, जो सामने आते आते बैंक को बहुत बड़ा लॉस हो गया। सो इसके लिए आर्किटेक्चर डिज़ाइन जो है वो बहुत ज़रूरी रहता है। सो यहाँ पे अगर आप रिपोजिटरी का भी बोलेंगे, सो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हम लोग को सेव करना है, लोकली जो भी अपडेट होगा उसका बैकअप उसको सिक्योर करना है। ये सेम डेटा जो है वो शेयर होगा। अब देखो,
नीरव मोदी केस जो हुआ था उसके अंदर बैंक, एक लोकल ब्रांच जब उसको एक बैंक नोट जनरेट कर रहा था, जिसके बेस के ऊपर उसका 10 करोड़ पेमेंट कोई एक कंट्री में हुआ, 50 करोड़ पेमेंट कोई दूसरे कंट्री में हुआ, तो ये जो डेटा था ना, ये शेयरिंग मॉडल जो था वो आपका प्रॉपरली पब्लिश नहीं हो पा रहा था, डेटाबेस से प्रॉपर कनेक्शन में नहीं था, जिससे बैंक का जो हेड ऑफिस है सेंट्रल डेटाबेस पे ये इंफॉर्मेशन प्रॉपर जा नहीं रहा था, उनको पता ही नहीं था। फिर इसके डिसएडवांटेज दिया। सो यहाँ पे क्या बोला है, सब सिस्टम मस्ट अग्री टू अ रिपोजिटरी डेटा मॉडल। अब अगर सब सिस्टम्स मतलब आपका लोकल ब्रांच का ऑफिस अगर ये रेडी नहीं है तो ये नीरव मोदी जैसा प्रॉब्लम आएगा। क्यों? बिकॉज उसने जो अपडेट किए वो सेंट्रली आपको आगे भेजे ही नहीं उसने। तो यहाँ पे क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा आपको कहीं ना कहीं आपका सिक्योरिटी, आपका इमेज, सब कुछ कंप्रोमाइज़ कर देगा। डेटा, अब कभी कभी क्या होता है, डेटा को फाइंड आउट करना, फैच करना। अब देखो यही सेम चीज़ नीरव मोदी के साथ हुआ, मल्टीपल पेमेंट्स बैंक ने किए उसके बिहाफ में, और इसको फाइंड आउट करना, आपका डेटा को ये वे में इवेल्युएट करना कि किसी एक के नाम पे अगर ऐसे कोई पेमेंट्स हुए फॉरेन कंट्री के अंदर, और वही सेम पर्सन अगर मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल कंट्री में हम लोग से वापस पेमेंट अगर डिमांड कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ नीरव मोदी, पे टू दिस XYZ कंपनी, तो आपको वो पेमेंट नहीं करना है। अगर डेटा इवोल्यूशन अगर डिफ़िकल्ट हो गया, वो एक्सपेंसिव अगर हुआ आपके लिए, आपने उस पर मेहनत नहीं किया, तो आपके कंपनी को, बिजनेस को बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। वही सर्टन पॉइंट्स दिए हुए आपको यहाँ पे। अब ये रिपोजिटरी मॉडल अगर प्रॉपर वर्कआउट करना है आपको, तो ये हो गया। दूसरा जो हम लोग का होगा क्लाइंट सर्वर मॉडल होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे वी हैव दिस मॉडल, तो हम लोग के पास, आप समझो कि हम लोग के पास अलग अलग, जैसे गूगल है, तो गूगल ने अभी एक ही सर्च इंजन दिया है आपको, जहाँ से आई कैन सर्च वीडियोस, पिक्चर्स, सम अदर इंफॉर्मेशन, है ना, या फिर कोई एक स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट। सो ये मल्टीपल क्लाइंट्स दे कैन कनेक्ट थ्रू इंटरनेट, और एक ही लोकेशन से हम लोग उसके अलग अलग सर्वर, अब गूगल ने अलग अलग अपने सर्वर मेंटेन किए हैं। तो यहाँ पे आप जब अगर गूगल पे जा रहे हो ना, आपको सिर्फ वहाँ पे बटन्स दिख रहे हैं, बट बैकग्राउंड में एक बड़े से सर्वर पूरे काम कर रहा है। सो इफ आई गो टू गूगल and try to search something, let's go to Google. If I try to search for software engineering, so यहाँ पे देखो, अगर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अगर यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको बुक्स आ रहा है, मतलब एक अलग से उनका सर्वर है जो इसके ऊपर काम कर रहा है। इमेजेस आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इमेजेस डिमांड किया, तो गूगल के पास अभी कितने सारे इमेजेस है अलग अलग टॉपिक पे, वो फेच करके मुझे बता रहा है। न्यूज़, तो अलग से वो फेच करके मुझे न्यूज़, लेटेस्ट न्यूज़ बता रहा है उसके बारे में। वीडियोस, तो अलग से वो फेच करके लेटेस्ट वीडियोस बता रहा है। देन शॉपिंग, फ्लाइट्स, अब देखो ये जो है ना, ये अलग कुछ पॉइंट्स है जो उसने बताया। ये हम लोग अभी मैप, गूगल मैप फैसिलिटी है, शॉपिंग है, ओके, फ्लाइट्स है। तो अब देखो अगर मैं फ्लाइट्स पे जा रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको ये फ्लाइट्स के सर्टेन डिटेल बता रहा है कि ओके कहाँ से आपको कहाँ पे ट्रैवल करना है ना। तो ये सारे पॉइंट्स आपको आ रहे हैं, और ये दूसरे लोकेशन से होंगे। मतलब जैसे आपको यहाँ पे ये पॉइंट दिया हुआ है, वी हैव वन क्लाइंट और मल्टीपल क्लाइंट जो अलग अलग सर्विसेज डिमांड करे, और उसके हिसाब से आपका डेटाबेस सर्वर जो है, सर्वर जो है आपका वो एक्सेस होगा। सो क्लाइंट सर्वर एडवांटेज, डिसएडवांटेज वी ऑल नो। एब्स्ट्रैक्ट मशीन लेयर्ड आर्किटेक्चर रहेगा, जिसमें सबसे नीचे हम लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके ऊपर डेटाबेस आएगा। ये डेटाबेस में से डेटा फेच करने के लिए ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम लेयर होगा। दैट इज हम लोग प्रोग्राम्स लिखेंगे, क्वेरीज लिखेंगे, और उसको हम लोग कनेक्ट करेंगे डेस्कटॉप कंप्यूटर, मोबाइल एप्लीकेशंस के साथ, जहाँ पे आप ये डेटा को फेच आउट करेंगे। दैट्स इट। इसके बाद में नेक्स्ट जो आपका डिजाइनिंग स्टाइल आएगा, दैट इज डिकम्पोजिशन स्टाइल या मॉड्यूलर डिकम्पोजिशन स्टाइल। सो जो अभी मैंने मॉर्निंग में आपको वी मॉडल बताया था, वो वी मॉडल के पॉइंट्स ही सेम यहाँ पे रिपीट होंगे। तो हम लोगों ने आर्किटेक्चर डिज़ाइन देखा। आर्किटेक्चर डिज़ाइन के बाद अभी आर्किटेक्चर डिज़ाइन के अंदर क्या रहेंगे, मल्टीपल मॉड्यूल्स एंड सब मॉड्यूल्स रहेंगे। सो यहाँ पे वही दिया है मॉड्यूलर डिकम्पोजिशन, मतलब आपका एक आर्किटेक्चर डिज़ाइन जो ओवरऑल सिस्टम है वो कितने मॉड्यूल में डिवाइडेड रहेगा, और वो मॉड्यूल कितने सब मॉड्यूल या सब सिस्टम में डिवाइड रहेगा।
तो मॉड्यूलर डिकम्पोजिशन में हम लोग वही बताते हैं, स्ट्रक्चरल लेवल वेयर सब सिस्टम्स आर डिकम्पोज्ड इनटू अ मॉड्यूल्स, और उसके अंदर वापस सब मॉड्यूल्स रहेंगे. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे वी हैव दिस एग्जाम्पल इनवॉइस सिस्टम. सो यहाँ पे क्या बोला है, वी हैव वन मेन क्लास इनवॉइसेस. अब ये मेन क्लास जो है इनवॉइसेस किसके लिए जनरेट हो गए, कस्टमर के लिए, बराबर है. और इनवॉइसेस कभी जनरेट होंगे, जब पेमेंट होगा, और पेमेंट होने के बाद क्या जनरेट होगा, रिसिप्ट जनरेट होगा. सो ये हम लोगों ने क्या किया है, वी हैव डिफाइंड सम और दी अदर सच एग्जाम्पल्स हियर. इसको ऑब्जेक्ट मॉडल बोलते हैं. ये डिकम्पोजिशन वाला पार्ट हो गया. तो मॉड्यूलर डिकम्पोजिशन में आपको क्या बोला है, टू मॉड्यूलर डिकम्पोजिशन मॉडल्स कवर्ड, एन ऑब्जेक्ट मॉडल वेयर सिस्टम इज डिकम्पोज्ड इनटू, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ. जैसे यहाँ पे आपको बोला है ना, वी हैव दिस कस्टमर क्लास, इनवॉइस क्लास. तो कस्टमर का एक ऑब्जेक्ट बनेगा जो इंटरैक्ट करेगा इनवॉइस के साथ में. सेम वे पेमेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनेगा जो एक्सेस करेगा इनवॉइस के फंक्शंस को. तो ये जो है ना, दिस आर द ऑब्जेक्ट्स. and a pipeline or a data flow model where system is decomposed into functional model which transforms into input and output. जैसे यहाँ पे आपको दिया है फंक्शन ओरिएंटेड. सो फंक्शन ओरिएंटेड में हम लोगों ने क्या बोला है, रीड. अब देखो ये दो डायग्राम में क्या डिफरेंस है ना, वो हम लोग समझते हैं. एक हम लोगों का ये वाला पार्ट है जिसमें हम लोगों ने कौन से क्लासेस होंगे और वो क्लास के ऑब्जेक्ट बनेंगे जिसके थ्रू, इन शॉर्ट समझ लो आप, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जिसमें मेरा एक इनवॉइस क्लास बनेगा, एक रिसिप्ट क्लास बनेगा, एक कस्टमर इज गोइंग टू बी ए पेरेंट, और इनवॉइस जो है ये इसका चाइल्ड होगा. इनवॉइस जो है वो पेरेंट होगा पेमेंट के लिए, एंड इनवॉइस इज गोइंग टू बी पेरेंट फॉर रिसिप्ट एज वेल. सो इनहेरिटेंस पैटर्न फॉलो हो रहा है, गेटिंग. सो कस्टमर के कुछ चीज़ें जो है वो हम लोग इनहेरिट करेंगे इनवॉइस के अंदर, बराबर है, और इसके डिटेल्स इनहेरिट करके पेमेंट होगा. जैसे अगर मैं यहाँ पे अगर मैं बोलूँ, इसको आप डेटाबेस वे में भी डिज़ाइन कर सकते हैं जैसे मैंने कल सिखाया था, या फिर उप्स वे में भी डिज़ाइन कर सकते. उप्स वे में ये क्या होगा, ये ग्रैंड पेरेंट होगा. दिस इज पेरेंट, ये आपका चाइल्ड 1 होगा, दिस इज गोइंग टू बी चाइल्ड 2. ठीक है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे में इनहेरिटेंस पैटर्न हो गया. डेटाबेस में क्या होगा, वी हैव दिस कस्टमर टेबल, देन वी हैव इनवॉइस टेबल. अब यहाँ पे दिस कस्टमर आईडी, हैश मतलब आईडी होते हैं, याद रखो, ये हम लोग प्रोग्रामिंग में ये वे में लिखते हैं. तो ये जो है ये प्राइमरी की होगा यहाँ पे, दिस गोइंग टू बी अ प्राइमरी की. इनवॉइस नंबर इज अ प्राइमरी की. अब ये जो इनवॉइस नंबर यहाँ पे प्राइमरी की है वो यहाँ पे फॉरेन की होगा, एंड कस्टमर नंबर जो यहाँ पे प्राइमरी की है वो यहाँ पे फॉरेन की होगा. सेम वे इनवॉइस नंबर यहाँ से आया, अगेन इट्स गोइंग टू बी फॉरेन की हियर, कस्टमर नंबर इज गोइंग टू बी फॉरेन की हियर. सो ये वे में आपका डेटा के बीच में, टेबल्स जो है आपकी डेटाबेस के, उसके बीच में क्या होगा, वी क्रिएट रिलेशंस. प्राइमरी की फॉरेन की, दैट इज RDBMS. आई होप दिस इज वेरी क्लियर. और ये फंक्शंस अगर मुझे डेटाबेस से ही परफॉर्म अगर करने हैं, देन आई विल बी राइट यूजिंग PLSQL फॉर दिस, प्रोसीजरल लैंग्वेज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. और अगर मुझे ये PLSQL से नहीं करना है तो इसके लिए मैं फिर प्रोग्रामिंग जावा, ASP.NET जो भी कुछ यूज़ करूँगा उसमें मैं ये फंक्शंस लिखूँगा, इसके अंदर क्वेरी लिखूँगा जिससे ये टेबल्स के फील्ड्स को मैं एक्सेस करूँगा या उसके ऊपर कोई ऑपरेशन फायर करेंगे हम लोग. सिंपल. आपके लिए बनाया नहीं है तो थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, बट आई एम ट्राइंग टू शो यू सम एग्जाम्पल्स कि कैसे चीज़ें वर्कआउट होता है. तो ये आपका ऑब्जेक्ट मॉडल आ गया, जिसमें मुझे पता है कि आई हैव अ इनवॉइस क्लास जिसका ऑब्जेक्ट बनेगा और उसके थ्रू क्या चीज़ें वर्क होंगे, और यही सेम जो हम लोग के पास क्लासेस है उसके टेबल बनेंगे. तो अगर मैं फ्रंट एंड में हूँ, अगर मैं जावा लैंग्वेज अगर यूज़ कर रहा हूँ, तो जावा में मेरे कितने क्लास बनेंगे, एक कस्टमर क्लास बनेगा, एक इनवॉइस क्लास बनेगा, एक रिसिप्ट क्लास बनेगा, एक पेमेंट क्लास बनेगा, एंड प्लस डेटाबेस में अगर मैं हूं तो डेटाबेस में भी 4 टेबल बनेंगे, एक कस्टमर टेबल बनेगा, एक इनवॉइस टेबल, रिसिप्ट एंड पेमेंट टेबल बनेगा. अब मेरे पास दिस आर द वेरिएबल्स, अगर मैं इसको क्लास वे में कंसिडर करूं तो, और ये उसके फंक्शंस है. तो मैंने इनवॉइस
यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, इनवॉइस I1 इक्वल टू न्यू इनवॉइस, देन I1 डॉट इशू, ये फंक्शन कॉल किया। आई होप आपको याद है, ये वे में हम लोग करते हैं। I1 डॉट सेट रिमाइंडर, सेम वे I1 डॉट एक्सेप्ट पेमेंट। सो ये वे में इट्स गोइंग टू बी, विल बी यूजिंग दिस फंक्शंस, सिंपल फंक्शंस है। तो आपने अगर थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग अगर प्रैक्टिस किया है ना, तो मैं जो बता रहा हूँ ये आपको समझेगा। यहाँ पे क्या किया मैंने, दिस इज द ऑब्जेक्ट, बराबर है, न्यू कीवर्ड के थ्रू आई हैव इनिशियलाइज दिस ऑब्जेक्ट, है ना। यहाँ पे देखो वापस क्लास का नाम लिखा है, तो यहाँ पे मैंने ये किया। देन कस्टमर क्लास को अगर मुझे इनहेरिट करना है यहाँ पे, तो क्या करेंगे, वो बेसिक पॉइंट्स है, ठीक है। और हम लोग जो है ना, ये यहाँ पे हैश साइन देते हैं, मतलब डेटाबेस अगर होगा तो ये प्राइमरी की होगा, और अगर प्रोग्रामिंग अगर करेंगे तो यहाँ गोइंग टू बी अ आईडी फील्ड, जो यूनिक आईडी आप क्रिएट करके दोगे, ठीक है। इसके लिए याद रखो, हैश अगर हम लोग कहीं पे लिखते हैं ना, इफ आई राइट कस्टमर हैश, मतलब कस्टमर आईडी, ये प्रोग्रामिंग पैटर्न है। जो आप हैशटैग भी यूज करते हैं ना, तो वो हैशटैग भी प्रोग्रामिंग से ही आया है। तो ये प्रोग्रामिंग का ही प्रैक्टिस है जो आज नॉर्मल लाइफ में यूज हो रहा है। सो आई होप ये डायग्राम समझा आपको। ये आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा है, वी हैव इन मॉड्यूल डिकम्पोजिशन वी हैव टू टाइप्स ऑफ डिजाइन, एक ऑब्जेक्ट मॉडल हो गया और एक पाइपलाइन। पाइपलाइन मतलब डेटा फ्लो बताएगा। यहाँ पे आपको प्रोग्रामिंग बताया उसने, प्रोग्रामिंग मतलब कौन से क्लासेस रहेंगे वो बताया। अब यही सेम क्लास के लिए अगर मुझे डेटाबेस डिजाइन करना है, तो उसके लिए मैंने क्या बोला यहाँ पे, वी हैव इनवॉइसेस टेबल, जिसमें आप क्या करेंगे, वी कैन रीड इनवॉइसेस। पेमेंट टेबल, आइडेंटिफाई द पेमेंट। रिसिप्ट इशू करेंगे तो रिसिप्ट टेबल में उसका एंट्री जाएगा। सेम वे रिमाइंडर टेबल में रिमाइंडर जाएगा कि किसका पेमेंट इशू हुआ है, किसके लिए रिमाइंडर जनरेट हुआ है। तो ये वे में हम लोग क्या बता रहे हैं, सबसे पहले रीड द इशू इनवॉइस, आइडेंटिफाई द पेमेंट आया है कि नहीं आया। अगर पेमेंट अगर ड्यू है तो इशू अ रिमाइंडर, और उसका डिटेल यहाँ पे रिमाइंडर में जाएगा। एंड अगर पेमेंट आ गया है तो उसको हम लोग इशू रिसिप्ट करेंगे और रिसिप्ट इशू करेंगे। एंड उसका रिसिप्ट आपने भेज दिया है तो उसका एक एंट्री हम लोग रिसिप्ट वाले टेबल में भी रखेंगे। सो ये आपका पाइपलाइन डेटा फ्लो बता रहे हैं यहाँ पे हम लोग। सो दिस आर द टू वेज। और ये डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी रहता है जब आप फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बनाएंगे उसमें भी। तो जो भी कुछ मैं बता रहा हूँ, मैंने इतना डिटेल में जो आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ा है, तो उसका रीज़न है, याद रखो, वो मेन रीज़न है कि आप टीवाई में जब अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बनाएंगे या फिर आप अगर जॉब पे जाएंगे तो आपको थोड़ा डिटेलिंग पता होना चाहिए। अगर हम लोग डायरेक्टली अगर ऐसी अगर चीज़ों को पढ़ के छोड़ देंगे नॉर्मली, जैसे हम लोग कॉलेज लेवल पे प्रैक्टिकल करते हैं, दिस विल नॉट बी हेल्पिंग यू एनीवेयर। आप अभी भी 12th लेवल पे ही हो, ये समझ लो कि सिर्फ अगर आप एक सब्जेक्ट पढ़ते हो और उसका प्रैक्टिकल पढ़ के पास करके इफ़ यू थिंक कि हाँ आपने वो सब्जेक्ट सीख लिया है, दैट्स नॉट द थिंग। एंड हम लोग के पास कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो स्टार्ट टू एंड आपको पूरा प्रोजेक्ट बनाना सिखाता हो। सो बेटर कि आपको मैं कुछ पॉइंट्स अगर हाईलाइट करा रहा हूँ तो आप भी अपना कोई एक टॉपिक, बेसिक टॉपिक आप एक कोई टीवाई का सिलेक्ट करो जिसके ऊपर आप चीज़ों पे वर्कआउट करेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज अ कंट्रोल सिस्टम। अब कंट्रोल सिस्टम का मतलब क्या है, कंट्रोल सिस्टम आपके जो भी सब यहाँ पे क्या बोला है, अ कंट्रोल फ्लो बिटवीन सब सिस्टम्स, मतलब कौन सा सब सिस्टम कौन सा पार्ट कैसे किसके साथ कभी कनेक्ट होगा। तो सेंट्रलाइज कंट्रोल रहेगा, इवेंट बेस्ड कंट्रोल रहेगा। सिंपल है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। सेंट्रलाइज कंट्रोल में क्या होगा, एज यू कैन सी वे हम लोग के पास मेन प्रोग्राम है, वो अभी कोई रूटीन कॉल कर रहा है, मतलब ये मेन प्रोग्राम कोई दूसरे सब प्रोग्राम को कॉल कर रहा है और वो और कोई सब प्रोग्राम को कॉल कर रहा है। जैसे मेन प्रोग्राम हम लोग के पास यहाँ पे प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल कॉल्स प्रोफेसर, प्रोफेसर कॉल्स स्टूडेंट्स, ये सब रूटीन हो गया। तो ये हम लोग का मॉड्यूल में जो सब मॉड्यूल में कनेक्टिविटी भी आपको बताएगा। प्रिंसिपल डिमांड्स फॉर अ रिपोर्ट, अटेंडेंस रिपोर्ट,
प्रोफेसर्स क्या करेंगे, दे विल आस्क स्टूडेंट टू सबमिट द अटेंडेंस ऑन अ डेली बेसिस। तो ये जो सब रूटीन डेली बेस पे अपना अटेंडेंस सबमिट कर रहा है, वो प्रोफेसर्स एक वीकली और एक मंथली रिपोर्ट जो है वो कहाँ पे भेज देंगे, मेन प्रोग्राम पे, दैट इज टू प्रिंसिपल। और अभी ऐसे हम लोग के पास सब्जेक्ट 1 का प्रोफेसर है हम लोग के पास, वी हैव सब्जेक्ट 2 प्रोफेसर, देन सब्जेक्ट 3 प्रोफेसर, जो आपस में मल्टीपल सब रूटीन्स को एक्सेस कर सकते हैं एज पर देयर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स। देन दूसरा जो होगा, रियल टाइम सिस्टम कंट्रोल। रियल टाइम मतलब आप अगर बुक माई शो यूज कर रहे हैं, दैट्स अ रियल टाइम। लाइक वी हैव दिस वन ब्राउजर, then we have one more, this browser. I try to access book my show। ध्यान से देखो जो अभी मैं बता रहा हूँ वो। अब यहाँ पे मैंने बुक माई शो ओपन किया, सेम वे आई विल ट्राई टू एक्सेस बुक माई शो फ्रॉम माई मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर एज वेल। अब देखो यहाँ पे मैं बुक माई शो पे गया, सो इट्स शोइंग मी दिस मूवी, ठीक है, टॉम एंड जेरी। मैंने इसको ओपन किया, ध्यान से देखो मैं क्या बता रहा हूँ वो। ओके, सो यहाँ पे टॉम एंड जेरी जो है वो ओपन हो गया। नाउ इफ आई क्लिक ऑन बुक टिकट्स, मैं ये वाला एक्सेस कर रहा हूँ 4DX, ठीक है। ध्यान से देखो कौन सा एक्सेस किया। सेम वे आई ट्राई टू बुक टिकट फ्रॉम अदर ब्राउजर ऑन बुक माई शो इटसेल्फ। So I'll try to access same book my show like Google, or I'll just write book my show। So अब देखो मैंने दो ब्राउजर्स पे बुक माई शो ओपन किया है, वन इज ऑन अ क्रोम ब्राउजर, सेकेंड इज ऑन मोजिला ब्राउजर। ऑन क्रोम ब्राउजर मैंने 4DX वाला जो वो वर्जन है वो यूज़ किया है इंग्लिश का, टॉम एंड जेरी का। सेम वे यहाँ से मैं बुक माई शो एक्सेस कर रहा हूँ फ्रॉम क्रोम ब्राउजर, और यहाँ पे भी मैं वापस सेम मूवी एक्सेस करूँगा। रियल टाइम में हो रहा है ये। सो टू पीपल आर ट्राइंग टू गेट द एक्सेस ऑफ समथिंग। जैसे मैं यहाँ पे अगेन टॉम एंड जेरी पे आई एम क्लिकिंग ऑन दिस मूवी, एंड यहाँ से मैं वापस वही सेम चीज़ बुक करने की ट्राई कर रहा हूँ। अब यहाँ पे अगर मैं जाऊँगा, ये देखो ये मेरे पास 11/5 का शो है, ठीक है। मैंने एक्सेप्ट किया इसके टर्म्स कंडीशन, एंड मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया टिकट्स सीट्स आई वांट, दैट इज़ 4 ऑन माय क्रोम ब्राउज़र। ये मैंने सिलेक्ट नहीं किया है। अब मैं वापस यहाँ पे आता हूँ मोजिला पे, यहाँ पे मैं बुक टिकट्स पे क्लिक करता हूँ। मैं यहाँ पे भी सेम ऑप्शन यूज़ करूँगा, ओके। सो यहाँ पे भी मुझे सेम ऑप्शन आना चाहिए, सेम थिएटर का। ओके, आई जस्ट ट्राई अगेन। यहाँ से मैं मूवीज़ पे जाता हूँ, ओके। सेम मूवी सेम शो हम लोग सिलेक्ट करेंगे। सो हियर ऑल्सो आई विल गो ऑन मूवीज़, दोनों ब्राउज़र में। देन यहाँ से मैंने ये वाला मूवी सिलेक्ट किया जो अभी चलते रहेगा, ओके, दिस वन, ठीक है, जिसका एक ही वर्जन है। लेट्स सिलेक्ट दैट, तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। सो यहाँ पे मेरे पास ये मूवी है, ये मैंने सिलेक्ट किया यहाँ से बुक माई टिकट पे। सेम वे मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे भी मुझे सेम लेआउट मिल रहा है क्रोम पे, मोजिला पे। यहाँ से भी मैंने सेम मूवी सिलेक्ट किया, बुक माई टिकट्स। अब यहाँ से मैंने क्या किया, ये जो इन ऑर्बिट है वो मैंने सिलेक्ट किया, एक्सेप्ट। I'll go for 4 tickets, select seats। देखो यहाँ पे जो सीट्स बता रहा है वही सेम यहाँ पे बताना चाहिए।
इन ऑर्बिट एक्सेप्ट यहाँ पे भी आई सिलेक्ट सपोज 4 सीट्स। तो आपको दिख रहा है दोनों ब्राउजर पे नंबर ऑफ सीट्स जो है वो सेम बता रहा है। सो अब क्रोम पे मुझे यही सेम सीट्स बता रहा है जो मोजिला फायरफॉक्स पे बता रहा है। अब मैंने क्या किया, क्रोम पे ये 4 सीट्स सिलेक्ट कर लिए, 11, 13, 15 एंड 17। ठीक है, क्रोम ब्राउजर पे सिलेक्ट किए एंड आई प्रोसीड टू पे एंड एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम अब मैं यहाँ पे भी वो सेम 4 सीट सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड इफ आई प्रोसीड टू पे तो कौन सा, ये देखो जहाँ पे मैंने पहले मोजिला पे जहाँ पे बुकिंग किया था वो मेरा सक्सेस हो गया। यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन बता रहा है मुझे। क्रोम पे मुझे मोजिला पे मुझे क्या बता रहा है दूसरे ब्राउजर पे कि दिस सीट्स यू आर लुकिंग फॉर, दिस सीट्स आर नॉट अवेलेबल, ट्राई टू रिफ्रेश इट। सो जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा देखो ये 4 सीट्स जो है वो क्या हो गए, बुक हो गए, टेम्पररी लॉक हो गए। वो डेटाबेस में जो आपने लॉक का कंसेप्ट पढ़ा रहेगा, दिस इज व्हाट वी मीन बाय अ लॉक। यहाँ से मैंने पेमेंट अब तक किया नहीं है फिर भी वो लॉक हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी ये क्या बता रहा है, समथिंग वेंट रॉन्ग, मतलब ये सेम सीट्स किसी दूसरे ने भी ट्राई किया अभी। इट मीन्स कि मैंने पेमेंट नहीं किया, किसी दूसरे ने पहले शायद पेमेंट कर दिया। सो अब क्या होगा, जब मैं वापस अगर वो सेम 4 सीट्स अगर बुक करने की ट्राई करूंगा तो ये देखो अभी ये ना मुझे दिख रहा है ना यहाँ से ये ब्राउज़र से दिख रहा है। अभी 10 मिनट्स के बाद जब अगर मैं वापस ट्राई करूँगा, जब ये लॉक हट जाएगा तो अगर ये किसी ने ये सेम सीट्स अगर किसी ने सिलेक्ट नहीं की है तो वो सेम मुझे अवेलेबल हो जाएंगे। लेट्स सी कि यहाँ पे अभी मेरे ये जो सेम सीट्स है वो अवेलेबल है या नहीं है। मेरे कार्ट में नहीं है वो, क्यों, मैंने पेमेंट नहीं किया और किसी दूसरे पर्सन ने आई थिंक पेमेंट कर दिया उसके पहले। तो ये आपका रियल टाइम पैटर्न हो गया जहाँ पे हम लोग रियल टाइम में चीज़ों पे वर्कआउट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे 4 सीट सपोज 4, 6, 8 एंड 10 ये सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड सेम वे मैं यहाँ पे भी 4, 6, 8 और 10 ये 4 यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। ध्यान से देखो, अब मैं यहाँ पे भी पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे भी मैं पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे मैंने पे क्लिक किया एंड इमीडिएटली यहाँ पे भी मैंने पे क्लिक किया। तो अब दोनों पे साइमल्टेनियस जा रहा है। देखो क्रोम में मुझे बता रहा है पेमेंट ऑप्शन, अब यहाँ पे मुझे पेमेंट ऑप्शन ये डिले हो गया शायद। तो अब यहाँ पे अगर पेमेंट बता रहा है मतलब क्या हो गया, कॉन्करेंट एक्सेस हो रहा है यहाँ पे डेटा का। तो कोई एक ब्राउज़र पे एक पेमेंट मेरा फेल होगा, दूसरे ब्राउज़र पे पेमेंट मेरा सक्सेस हो गया। गेटिंग, दिस इज व्हाट वी मीन बाय अ रियल टाइम सिस्टम। सो यहाँ पे आपको क्या बता रहा है, आपके पास फॉल्ट हैंडलर होना चाहिए। फॉल्ट हैंडलर, दिस इज द फॉल्ट। जब मैं बुक कर रहा था तो ये फॉल्ट आ गया, समथिंग वेंट रॉन्ग, क्यों, वो सीट जो आप ट्राई कर रहे थे वो अभी अवेलेबल नहीं है। तो आइदर यू ट्राई आफ्टर सम टाइम, क्योंकि अगर ये जो पर्सन जिसने यहाँ से ये 4 सीट्स बुक की है वो अगर पेमेंट प्रोसीड नहीं करता है तो ये जो 4 सीट्स लॉक हुए फिलहाल वो अनलॉक हो जाएंगे, मतलब वो नेक्स्ट टाइम वापस आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पे ये जो मैंने ट्रांजेक्शन किया है, ठीक है, ये ट्रांजेक्शन्स अगर मैं कैंसिल कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास प्रोसीड का ही ऑप्शन है, ट्रांजेक्शन कैंसिल करने का ऑप्शन नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, बैक जाता हूँ मैं। ठीक है, अब मैं बैक जाके जब वापस अगर एक्सेप्ट करूँगा तो यहाँ पे देखो जो सीट्स मैंने सिलेक्ट किए थे वो फ्री हो गए, क्यों, मैंने पेमेंट नहीं किया। अब यहाँ पे जब मैं रिफ्रेश करूँगा इसको तो वो सेम सीट्स मुझे अवेलेबल बताना चाहिए। आई थिंक ये वाला था, हाँ। सो आई एक्सेप्ट, आई सिलेक्ट 4 सीट्स और यहाँ पे मैं वापस जा रहा हूँ। देखो ये सेम सीट्स अवेलेबल है, ऊपर वाले अभी भी अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो मैं पेमेंट करने के बाद में मैंने वो लिंक जो था वो बंद किया था, या कुछ तो हो गया या और किसी ने बुक कर दिया। तो वो ऊपर वाले जो है ये 5-10 मिनट्स के बाद में आई थिंक वापस विजिबल रहेंगे, फिलहाल तो नहीं है। तो अभी वापस मैं नीचे के 4 सीट्स जो है वो सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो दिस इज द रियल टाइम ऑपरेशंस। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपको क्या बोला, इन रियल टाइम सिस्टम कंट्रोल व्हाट थिंग्स वी हैव। इन रियल टाइम सिस्टम कंट्रोल आपके पास यहाँ पे अगर आपका कोई अगर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का अगर कॉम्बिनेशन है तो आपके पास यहाँ पे सेंसर्स रहेंगे, दूसरे प्रोसेसेस रहेंगे, यूजर इंटरफेस यूजर इंटरफेस रहेगा, फॉल्ट हैंडलर रहेगा, एक कंप्यूटेशन प्रोसेस रहेगा। कंप्यूटेशन प्रोसेस का काम क्या रहेगा, टिकट्स का टोटल क्या है वो कैलकुलेट करो एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम। वो टिकट्स अगर और कहीं पे बुक हो गए तो उसको आप अवॉइड करो, है ना। ये हम लोग का बेसिक पैटर्न रहेगा। सो
We'll be discussing from this, that is page number 132 next time. आज मैं यहाँ तक ही रख रहा हूँ. किसी को कोई डाउट है तो पूछो. Anyone got any doubts? Guys, any doubts? समझा सबको? हेलो Sir, actually I have a doubt हाँ बोलो. in previous syllabus of exam, so I will ask in next lecture the distinct number. ओके नो प्रॉब्लम. अभी का जो मैंने बताया उसमें कुछ डाउट्स है? अभी किसी को कोई पूछना है? No, sir. ठीक है. सो विल स्टॉप टुडेज लेक्चर हियर देन.